हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रंजीत पाल। मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी विद रंजीत पर। बेटा, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही प्यारी सी सीरीज लेके, जिस सीरीज का नाम है बोर्ड बूस्टर। बेटा, इस सीरीज को हम पूरे 90 दिनों में कवर करने वाले हैं। 90 दिनों में हम पूरी 12th की बायोलॉजी को यहाँ पर बेटा कवर करने वाले हैं। पूरी जूलॉजी, पूरी बॉटनी को बहुत ही अल्टीमेट तरीके से हम कवर करने वाले हैं। बेटा, मैं बता दूं, ये सीरीज उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, बहुत ही अल्टीमेट होने वाली है। जिन बच्चों ने 12th क्लास की बायोलॉजी में अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये बेटा उनके लिए बहुत बेनिफिशियल सीरीज होने वाली है, बहुत ही अल्टीमेट सीरीज होने वाली है। बस आपको मुझसे एक वादा करना है बेटा। वो वादा क्या है कि जो आपको पहले लेक्चर में डेडिकेशन लगा के रखना है, वही बेटा इस सीरीज के एंड होने तक, लास्ट लेक्चर में वही डेडिकेशन, वही बेटा पेशेंस बनाए रखना है। और साथ ही साथ अपने टीचर पर फेथ बनाए रखना है बेटा, अपने टीचर पर भरोसा बनाए रखना है। और मैं आपको वादा करता हूँ, मैं भी बेटा, कि पूरे बायोलॉजी में आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आने दूंगा। पूरी बायोलॉजी को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से ब्रेन में स्नैप्स के फॉर्म में हम फिट करने वाले हैं। तो बेटा, आज हम शुरू क्या करने वाले हैं बेटा, इस सीरीज में आज हम शुरू करेंगे बॉटनी से। कहाँ से शुरू करेंगे मेरे लाल? बॉटनी से शुरू करेंगे। बॉटनी में भी बेटा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से शुरू करेंगे। ये बेटा इसका लेक्चर नंबर 1 है। इस सीरीज में बेटा हर चैप्टर को हम 4 से 5 लेक्चर में खत्म करने वाले हैं, या मे बी उससे कम के लेक्चर में भी खत्म कर देंगे। तो हम करने क्या वाले हैं इस सीरीज में बेटा, हम लेक्चर के साथ साथ यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी के साथ साथ बेटा हम पीवाईक्यू को भी यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। पीवाईक्यू मतलब जो पुराने लास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन को भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ बेटा एनसीईआरटी से कुछ एडिशनल पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, जो बेटा अपने को एनसीईआरटी समझने में थोड़ी सी और आसानी होगी। तो हमने शुरू किया बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, लेक्चर नंबर 1 है इसका। बेटा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले बेटे इस चैप्टर पे लिंक की जरूरत होती है। इस चैप्टर को अगर मैं शुरू करूं तो बेटा इस चैप्टर की सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? लिंक की जरूरत होती है। किसी भी चैप्टर को आप शुरू करें तो सबसे पहले उसके लिंक की जरूरत होती है कि वो चैप्टर रिलेट कहाँ से होता है, लिंक कहाँ से रखता है। तो अगर मैं बात करूं बेटे इस चैप्टर के लिंक की, तो इस चैप्टर का रिलेशन, इस चैप्टर का लिंक कहाँ से होता है बेटा? इस चैप्टर का लिंक, इस चैप्टर का रिलेशन क्लास 11 के साथ होता है। कहाँ से होता है बेटे? क्लास 11 के साथ होता है। क्लास 11th में भी कहाँ से सर? क्लास 11th में प्लांट किंगडम के साथ रिलेशन होता है। किसके साथ? प्लांट किंगडम के साथ इसका रिलेशन होता है। अब बात करूं सर, जरा ये बताइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट प्लांट किंगडम के साथ कैसे रिलेट रखता है? तो बेटा आप पूरे चैप्टर को ध्यान से सुनिए। तो लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है? ये प्लांट की बात कर रहा है। तो उससे मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ कि किसकी बात करना चाह रही है, प्लांट किंगडम से रिलेशन किसकी बात करना चाह रहा है। ठीक है, प्लांट किंगडम से जब इसकी रिलेशन की बात करना चाह रहा है, तो आपने क्लास 11th में प्लांट किंगडम में क्या पढ़ा होगा? आपने क्लास 11th में प्लांट किंगडम में बेटे पढ़ा होगा, एल्गी को पढ़ा होगा, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट पढ़ा होगा, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट पढ़ा होगा, फिर उसके बाद जेमिनोस्पर्म पढ़ा होगा, और साथ ही साथ मेरे लाल आपने एंजियोस्पर्म पढ़ा होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। जब आपने एल्गी की स्टडी की है बेटे, तो आपने सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? आपने सबसे पहले बेटा उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। फिर सर स्ट्रक्चर के बाद क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर के बाद हम बात करें तो स्ट्रक्चर के बाद आपने बेटा स्टडी की है हैबिटाट की। यस सर, स्ट्रक्चर के बाद हमने हैबिटाट की भी स्टडी की है। फिर उसके बाद सर हमने क्लास 11th में ही हैबिटाट के बाद उसके रिप्रोडक्शन के बारे में भी जानकारी ली है। बेटा हमने एल्गी के क्लास 11th में ही रिप्रोडक्शन को पढ़ा है। क्या ये बात क्लियर है? और कहाँ पर भी पढ़ा है? प्लांट किंगडम में सारी चीजों को हमने डिस्कस कर ली है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइट की, तो आपने बेटा सेम एज ब्रायोफाइट में भी इसी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इसी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आपने ब्रायोफाइट में भी सबसे पहले क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर उसके हैबिटाट पढ़ा, और फिर उसके बाद उसके रिप्रोडक्शन को पढ़ा। ये बात क्लियर है? फिर बेटा इसी तरह आपने टेरिडोफाइट को भी पढ़ा, पहले स्ट्रक्चर फिर हैबिटाट फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन। सेम एज आपने जिम्नोस्पर्म को भी फॉलो किया, और सेम एज आपने बेटा किसको? जिम्नोस्पर्म को भी फॉलो किया। लेकिन लेकिन जब मैं बात करूं बेटा किसकी? एंजियोस्पर्म की। जब मैं किसकी बात करूं? एंजियोस्पर्म की बात करता हूं, तो आपने एंजियोस्पर्म को कैसे पढ़ा है जरा वो भी देख लेते हैं। बेटा आपने एंजियोस्पर्म को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा है। थोड़ा अलग कहने का क्या मतलब है बेटा मेरा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने एंजियोस्पर्म की बात की, किसकी बात की? जब आपने एंजियोस्पर्म की स्टडी की होगी, तो बेटा एंजियोस्पर्म को आपने टू टाइप्स में स्टडी की होगी। टू टाइप्स में कहने का मतलब, सबसे पहले बेटा आपने उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा। किसको पढ़ा होगा? सबसे पहले आप उसके स्ट्रक्चर को पढ़े होंगे। फिर जब बात आती है उसके रिप्रोडक्शन की, किसकी?
जब बात आती है उसकी रिप्रोडक्शन की, तो ये आपने बच्चे क्लास 11th में नहीं डिस्कस किया है। ये कहाँ पे डिस्कस नहीं किया है? क्लास 11th में कहीं पर भी उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं दिया गया है। अगर आपको याद हो तो बेटा आपने इसके स्ट्रक्चर को कहाँ पढ़ा है? आपने एंजियोस्पर्म के स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है। कहाँ पर पढ़ा है? मॉर्फोलॉजी में पढ़ा और बेटा एनाटॉमी में पढ़ा। क्या आपको याद आ रहा है? आपने बेटा एंजियोस्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में मॉर्फोलॉजी में पढ़ा और साथ ही साथ एनाटॉमी में पढ़ा। लेकिन कहीं पर भी बेटे आपको इसके रिप्रोडक्शन के बारे में 11th क्लास में देखने को नहीं मिला। तो देखने को कहाँ मिलेगा रिप्रोडक्शन को? तो बेटा रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा क्लास 11th में नहीं, क्लास 12th में देखने को मिलेगा। क्लास 12th में कहाँ पर देखने को मिलेगा? सर क्लास 12th में एक चैप्टर है अपने पास जो चैप्टर नंबर 2 है। ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सेकंड चैप्टर है, और अगर मैं न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो बेटा ये चैप्टर अपना कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर है। बेटा इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर का नाम है। सर अब मेरे मन में एक सवाल आता है कि आप कह रहे हैं हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है रिप्रोडक्शन पढ़ना है, एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ये भी ठीक है कि एंजियोस्पर्म पर रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो सर इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था रिप्रोडक्शन इन एंजियो प्लांट या एंजियोस्पर्म। सर आपने इसको फ्लावरिंग प्लांट क्यों कहा? तो फ्लावरिंग प्लांट मैंने इसलिए कहा कि अगर तुम्हें याद हो तो क्लास 11th में एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट ही कहते थे। क्या बेटा एंजियोस्पर्म का एक नाम और है फ्लावरिंग प्लांट? तो कैसे इस चैप्टर का नाम पढ़ा होगा जरा वो भी देख लेते हैं। बेटा इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? मेरे रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। किसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है? एंजियोस्पर्म को। और एंजियोस्पर्म को ही हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। और जो रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है वो कैसा रिप्रोडक्शन पढ़ना है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। जो रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आप इस चैप्टर को रिलेट कर पा रहे हैं कि किस तरह से इस चैप्टर का नामकरण हुआ होगा या किस तरह से इस चैप्टर का नाम आपके सामने रखा गया होगा। बेटा एनसीईआरटी ने बहुत ही होशियारी और बहुत ही चालाकी के साथ इस चैप्टर का नाम किस तरह रखा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या आपको अब ये बात क्लियर हो गई है? अगर ये बात क्लियर हो गई है बेटे आपको, तो अब हम जरा बात कर लेते हैं किसकी। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या टॉपिक आने वाला है मेरे पास। अब अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो बेटे सबसे पहले अपने को क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, बेटा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट कहने का मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रिक्वायरमेंट कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें किसी भी चैप्टर को अगर डील करना है या हमें किसी भी चीज को डील करना होता है तो हमें बेटा किसी न किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मुझे पढ़ाना है अभी आपको यहाँ पर, तो बेटा मुझे लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, पेन टैब की रिक्वायरमेंट है, इस पेन की रिक्वायरमेंट है, मुझे ऐसी बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह बेटा आपको इस चैप्टर को पढ़ना है तो इस चैप्टर में आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? अगर इस चैप्टर में मैं देखूं आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी पढ़ने के लिए, तो बेटा सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी? सेल साइकिल की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सेल साइकिल की। बेटा ये हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक मैं यूट्यूब के आपके लिंक पे दे दूंगा, वहां से आप इस हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं जो बच्चा नहीं लिखना चाहता। वरना जिन्हें लिखना है वो लिखते चले, साथ ही साथ ऐसे लिखते चले, पॉज करके बेटा लेक्चर को लिख सकते हैं आप आराम से। ठीक है। सबसे पहले किसे आपको देखने पढ़ने को मिलेगा? सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपको सेल साइकिल देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट में किसकी जरूरत होगी? फिर उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट में प्लांट किंगडम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। सर एक बात बताइए, अभी अभी हम कुछ महीने पहले क्लास 11 से निकल के आए हैं और जहाँ पे हमारा पूरा सत्यानाश था क्लास 11, आप फिर उन्हीं चैप्टर को फिर उन्हीं क्लासेस को वापस खींच के लेके आ रहे हो 12th में। तो सर जैसा 11th डूब गया है क्या वैसा 12th भी डूब जाएगा? बेटा बिल्कुल ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। 11th आपका डूब चुका है कोई बात नहीं, 12th में आपको डूबने नहीं दूंगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस अपने टीचर पर फेथ बनाए रखना है। चलो मैं बात करूँ अगर सेल साइकिल की, तो बेटा पूरे सेल साइकिल को हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमें सेल साइकिल के कुछ टॉपिक्स अगर मिल जाए तो उस टॉपिक पे अगर हम कमांड बिठा लेंगे तो बेटा इस चैप्टर पे भी हम कमांड बिठा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं सेल साइकिल से अपने को किसकी जरूरत है? तो सेल साइकिल से अपने को हैप्लॉइड की जरूरत है। हैप्लॉइड तो आपने सुना ही होगा। फिर और किसकी जरूरत है? सर अपने को डिप्लॉइड कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे जानना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर तुम्हें याद हो तो माइटोसिस मियोसिस, सेल साइकिल में आप माइटोसिस को और मियोसिस को भी पढ़ते हो। तो सेल साइकिल से अपने को किसकी जरूरत है? सेल साइकिल से अपने को हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, माइटोसिस, मियोसिस इन कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी होता है।
बेटा अगर इन कॉन्सेप्ट को हम नहीं जान पाएंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने में कहीं ना कहीं हमें मुश्किल आने लगेगी। ठीक है, चलिए। और अगर मैं बात करूं प्लांट किंगडम की, किसकी बात करूं बेटे? अगर मैं बात करूं प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? तुम्हें याद है तो प्लांट किंगडम में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, याद है? बेटा आपने प्लांट किंगडम में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्पोरोफाइट क्या होता है और गैमेटोफाइट क्या होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमें फिर से यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि स्पोरोफाइट क्या होता है और गैमेटोफाइट क्या होता है। तो आइए जल्दी से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं स्पोरोफाइट क्या होता है और गैमेटोफाइट क्या होता है। बेटा ये थी अपने रिक्वायरमेंट की बात की, अपने को रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ेगी इस चैप्टर पे कमांड बैठाने के लिए। हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी सेल साइकिल की, सेल साइकिल के साथ साथ प्लांट किंगडम की। सेल साइकिल में किसकी रिक्वायरमेंट है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की, माइटोसिस और मियोसिस की। और अगर मैं बात करूं प्लांट किंगडम की हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, तो प्लांट किंगडम में हमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। तो बिना वक्त को गवाए हुए हम जल्दी से बेटा देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की, तो सपोज कर लीजिए बेटा मेरे पास कोई स्पोरोफाइट है। क्या है ये? मेरे पास कोई ये स्पोरोफाइट है। इस स्पोरोफाइट पर बेटा मैंने क्या करा दिया? मियोसिस करा दिया। इस स्पोरोफाइट पर मैंने क्या कराया बेटे? मियोसिस कराया। तो मियोसिस के इस प्रोसेस से मेरे पास किसका फॉर्मेशन हुआ? स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। मेरे पास किसका फॉर्मेशन हुआ बेटे? स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। अब जो मेरे पास ये स्पोर बना है, इस स्पोर पर मैं अगेन क्या करा दूं बच्चा? माइटोसिस करा दूं। क्या करा दूं? माइटोसिस करा दूं। तो माइटोसिस के इस प्रोसेस से मेरे पास गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? गैमेटोफाइट का। तो आप क्या बातों को रिलेट कर पा रहे हैं? मैंने कहा कि मेरे पास कोई स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट का मैंने मियोसिस कराया। मियोसिस को ही आप रिडक्शनल डिवीजन कहते हो। क्लियर है ये बात? ठीक है। मैंने इस पर मियोसिस कराया, मियोसिस से बेटा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। अब इस स्पोर पर मैंने फिर से माइटोसिस कराया, तो माइटोसिस के इस प्रोसेस से मेरे पास गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ। अगेन इस गैमेटोफाइट पर अगर मैं फिर से माइटोसिस करा दूं, अगर मैं फिर से माइटोसिस करा दूं, तो माइटोसिस के इस प्रोसेस से बेटा मेरे पास गैमेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और इस गैमेट का मैं फर्टिलाइजेशन करा दूं। क्या करा दूं बेटे? इस गैमेट का मैं फर्टिलाइजेशन करा दूं, तो फर्टिलाइजेशन से इस प्रोसेस से मेरे पास जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा मेरे लाल? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और अगेन इसी जाइगोट पे मैं फिर से माइटोसिस करा दूं, तो माइटोसिस के इस प्रोसेस से मेरे पास स्पोरोफाइट का फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैंने कहा कि मेरे पास कोई स्पोरोफाइट था। इस स्पोरोफाइट पर मैंने मियोसिस कराया। मियोसिस को ही मैं रिडक्शनल डिवीजन कहता हूँ। तो जब मैंने इस पर रिडक्शनल डिवीजन कराया तो स्पोरोफाइट से स्पोर बना। अब अगर मैं इस पर रिडक्शनल डिवीजन करा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है बेटा ये 2n रहा होगा। कैसा रहा होगा? 2n। और जो यहाँ पे फॉर्म हुआ होगा वो कैसा फॉर्म हुआ होगा? n टाइप का फॉर्म हुआ होगा। 2n और n का मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छे से। 2n को हम डिप्लॉयड कहते हैं और n को हम हैप्लॉयड कहते हैं। क्या ये बात पता है? अब ये स्पोर जो यहाँ पे बना, इस स्पोर पर मैं माइटोसिस कराऊं, तो माइटोसिस के इस प्रोसेस से मेरे पास गैमेट बना, सॉरी गैमेटोफाइट बना। और जो गैमेटोफाइट बना होगा वो भी आपका कैसा हुआ होगा? यहाँ पर एन टाइप का हुआ होगा, एन हुआ होगा। क्लियर है ये बात? चलिए, तो ये बात की बातें हैं, इन्हें हम डिस्कस नहीं करते हैं। एन और 2n की बात करते हैं। हम बात करते हैं अभी कॉन्सेप्ट अपना चल के आ रहा है। और बेटा मैंने कहा इसी गैमेटोफाइट पर मैं फिर से माइटोसिस करा दूं, तो माइटोसिस के इस प्रोसेस से मेरे पास मेरे लाल क्या बनता था? गैमेट बनता था। और गैमेट का मैं फर्टिलाइजेशन कराता था। फर्टिलाइजेशन के इस प्रोसेस से बेटा मेरे पास जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन होता था। और इसी जाइगोट पर मैं फिर से माइटोसिस करा दूं, तो माइटोसिस के इसी प्रोसेस से बेटा मेरे पास स्पोरोफाइट बनता था। तो ये हुई बात बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट वापस से याद दिला सका हूँ मैं आपको। बेटा ये बात थी अपनी 11th की। अब मैं बात करूं बेटे क्या कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होता कैसा है एक्चुअल में। तो आइए जरा उनकी बात कर लेते हैं। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होता कैसा है? बेटा अगर मैं बात करूं प्लांट की, सारे प्लांट में बेटा ऑल प्लांट, चाहे ऑल प्लांट की मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो टेरिडोफाइट हो, चाहे वो जेमिनोस्पर्म हो और चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, सारे प्लांट में बेटा हमें दो स्टेज देखने को मिलते हैं। दो स्टेज वो कौन कौन से हैं? पहला स्टेज है स्पोरोफाइट। पहला स्टेज कौन सा है? स्पोरोफाइट। और दूसरा स्टेज है आपके पास गैमेटोफाइट। बेटा सारे प्लांट में हमें दो स्टेज देखने को मिलेंगे, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। या तो किसी हर प्लांट में या तो स्पोरोफाइट आपको देखने को मिलेगा या तो गैमेटोफाइट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करूं बेटा स्पोरोफाइट होता कैसा है मेरे पास, तो मैं बात करूं बेटा स्पोरोफाइट मेरे पास कैसा होता है। तो स्पोरोफाइट बेटा मेरा डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है बच्चा?
स्पोरोफाइट मेरा डिप्लॉयड होता है और डिप्लॉयड होने के साथ साथ मल्टी सेलुलर होगा। क्या बात क्लियर है? डिप्लॉयड होने के साथ साथ क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा। और जब कभी इस पर मियोसिस कराते हैं, क्या कराएंगे मेरे लाल? जब कभी इस पर मियोसिस कराएंगे, मियोसिस कराएंगे तो मियोसिस के इस प्रोसेस से, तो मियोसिस के इस प्रोसेस से ये क्या देता है? मियोसिस के इस प्रोसेस से ये बेटा स्पोर को देता है। क्या ये बात क्लियर है? मैंने कहा स्पोरोफाइट मेरा कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड होने के साथ साथ मल्टीसेलुलर होता है और जब कभी स्पोरोफाइट पर आप मियोसिस कराते हैं तो मियोसिस के इस प्रोसेस से ये क्या देता है बेटा? स्पोर देता है। क्या देता है? स्पोर देता है। क्या चीजों को आप रिलेट कर पा रहे हैं? अब अगर मैं बात करूं बेटे गैमेटोफाइट की, किसकी बात करूं? अब अगर मैं मेरे लाल बात करूं गैमेटोफाइट की, तो गैमेटोफाइट में भी जरा देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। गैमेटोफाइट अपना होता कैसा है? गैमेटोफाइट अपना हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होने के साथ साथ और कैसा देखने को मिलता है? अगर मैं बात करूं हैप्लॉइड होने के साथ और कैसा होता है, तो हैप्लॉइड होने के साथ ये मल्टी सेलुलर भी होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। अब जब कभी बेटा इस पर मैं क्या करा दूं? माइटोसिस करा दूं। जब कभी इस पर मैं क्या करा दूं बच्चे? माइटोसिस करा दूं, तो माइटोसिस के इस प्रोसेस ये क्या देता है? गैमीट को देता है। मैंने कहा कि बेटा मेरा गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होने के साथ साथ बेटा ये मल्टी सेलुलर होता है। और जब कभी बेटा इस पर मैं माइटोसिस करा देता हूँ तो माइटोसिस के इस प्रोसेस से ये किसका फॉर्मेशन करता है? गैमीट का फॉर्मेशन करता है। तो एक्चुअल में हमें मालूम चला कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होते कैसे हैं, और ये जो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट होते हैं ये सारे प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? चाहे वो आपके पास एल्गी हो या ब्रायोफाइट हो या टेरिडोफाइट हो या जेमिनोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, सारे प्लांट्स में आपको बेटा क्या देखने को मिलेगा? दोनों स्टेज देखने को मिलेगी। या तो आपको गैमेटोफाइट देखने को मिलेगी या तो आपको स्पोरोफाइट देखने को मिलेगी। अब एक सवाल है मेरा आपसे बेटा, सवाल मेरा आपसे क्या है कि मान लीजिए मेरे पास कोई मेन प्लांट है। क्या है बेटे? मेरे पास कोई मेन प्लांट है। मेन प्लांट की मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ? मेन प्लांट का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ डोमिनेंट स्टेज की बात करना चाह रहा हूँ। डोमिनेंट स्टेज का मतलब क्या है? डोमिनेंट स्टेज का मतलब है स्टेज, अभी आप पढ़ते हैं कि दो होते हैं। डोमिनेंट कौन अपने आप को दिखा रहा है, कौन अपने आप को शो कर रहा है। ठीक है? तो बेटा कैसे किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मेन प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, डोमिनेंट स्टेज की बात कर रहा हूँ। अब जो मेरे पास प्लांट है वो कैसा प्लांट है? जो मेरे पास प्लांट है वो बेटा ग्रीन है। ग्रीन होने के साथ साथ फ्री लिविंग है। क्या ये बात क्लियर है? कैसा है? ग्रीन है और ग्रीन होने के साथ साथ फ्री लिविंग है। ओके सर, सवाल फिर क्या आपका है जरा ये बताइए। बच्चा ध्यान से सुनो मेरे सवाल को। मेरा सवाल ये है कि बताइए किसमें, ये बताइए किसमें स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, किसमें गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। कि मैं कह रहा हूं कि बताइए एल्गी में या ब्रायोफाइट में या टेरिडोफाइट में या जेमिनोस्पर्म में या एंजियोस्पर्म में, किस में मेरे पास सर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा और किस में मेरे पास गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा किस में मेरे पास स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा और किस में मेरे पास गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, तो बेटा गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा आपके एल्गी में होगा और आपके ब्रायोफाइट में होगा। क्या इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो? बेटा गैमेटोफाइट में फॉर्मेशन या डोमिनेंट स्टेज आपके कहाँ पे देखने को मिलेगी? गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज आपको देखने को मिलेगी एल्गी में और साथ ही साथ किसमें? ब्रायोफाइट में। एल्गी में और ब्रायोफाइट में। क्लियर है? एल्गी में देखने को मिलेगी और उसके साथ बेटा कहाँ पर देखने को मिलेगी? ब्रायोफाइट में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्पोरोफाइट की, किसकी बात करूँ बच्चे? अगर मैं बात करूँ स्पोरोफाइट की, तो स्पोरोफाइट हमें किसमें देखने को मिलता है? स्पोरोफाइट हमें देखने को मिलता है टेरिडोफाइट में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? टेरिडोफाइट में। और टेरिडोफाइट के साथ साथ जेमिनोस्पर्म में, जेमिनोस्पर्म के साथ साथ एंजियोस्पर्म में। तो हमें जो स्पोरोफाइट देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? टेरिडोफाइट में, जेमिनोस्पर्म में और बच्चा एंजियोस्पर्म में। हमें यहाँ पर कौन देखने को मिलता है बेटा? टेरिडोफाइट में, जेमिनोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट देखने को मिलता है। और गैमेटोफाइट की मैं बात करूँ तो एल्गी में और ब्रायोफाइट में देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो क्या उन क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं? आइए जरा उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बेटा मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि स्पोरोफाइट स्टेज इज मेन प्लांट। स्पोरोफाइट स्टेज होता है मेन प्लांट में, किसमें जरा होता है वो बताइए बेटा। तो पहला है आपके पास ऑप्शन मार्केशिया, फिर स्पाइरोगायरा, फिर क्लेमाइडोमोनास और फिर चाइनालूस। बात करता हूं मैं किसकी बेटा? स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट की बात करता हूं। स्पोरोफाइट मुझे किसमें देखने को मिलेगा?
तो स्पोरोफाइट आपको बेटा या तो आपके पास एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा, या तो जेमिनोस्पर्म में देखने को मिलेगा, या तो टेरिडोफाइट में देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, कहाँ पर? एनजीओ में देखने को मिलेगा, या तो जेमिनो में या तो टेरिडोफाइट में। तो अगर मैं बात करूं मार्केंशिया, तो मार्केंशिया आपका क्या होता है? ब्रायोफाइट होता है। स्पायरोगायरा की मैं बात करूं तो यही आपकी एल्गी होती है। फिर माइडोस मोनास की मैं बात करूं तो ये भी बेटा आपकी क्या होती है? एल्गी होती है। और यहाँ पे कोई ऑप्शन अपने पास ना जेमिनोस्पर्म देखने को मिल रहा है, ना टेरिडोफाइट देखने को। लास्ट में बात करूं चाइना रोज की, तो चाइना रोज बेटा आपका क्या होता है? एंजियोस्पर्म। तो स्पोरोफाइट हमें किसमें देखने को मिलेगी बेटा? चाइना रोज में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नीम प्लांट मेन स्टेज अंडरगो टू मेक स्पोर्स। कह रहा है नीम प्लांट बेटा नीम प्लांट जो होती है मेन स्टेज जाती है कब और स्पोर का फॉर्मेशन होता है? तो बेटा कह रहा है कि क्या नीम प्लांट माइटोसिस के जरिए स्पोर का फॉर्मेशन करती है या मियोसिस के जरिए स्पोर का फॉर्मेशन करती है? तो आपको बहुत अच्छे से याद है कि नीम प्लांट क्या होती है बेटा? आपकी स्पोरोफाइट जनरेशन की होती है, सॉरी स्पोरोफाइट स्टेज की होती है। और स्पोरोफाइट स्टेज बेटा स्पोर को तब बनाता है जब उस पर क्या होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस। क्या इन चीजों को क्लियर कर पा रहे हैं बेटा? ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे आपके पास क्वेश्चन कहाँ पे? नीट में देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन बेटा आपके नीट 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्या हो सकते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्पायरोगायरा फ्रॉम गैमेट बाइट। स्पायरोगायरा बेटा फॉर्म होता है गैमेट में किसके जरिए? माइटोसिस के जरिए या मियोसिस के जरिए? तो स्पायरोगायरा क्या है बेटा आपका? स्पायरोगायरा आपके पास एल्गी है। क्या है? स्पायरोगायरा आपके पास एल्गी है। और एल्गी में गैमेट माइटोसिस के जरिए बनता है। किसके जरिए? एल्गी में गैमेट किसके जरिए बनता है? माइटोसिस के जरिए बनता है, ना कि मियोसिस के जरिए। तो नन तो हो नहीं सकता, नन मतलब इनमें से कोई नहीं बेटा, या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, ये तो क्लियर हो गया। फिर मियोसिस केवल स्पोरोफाइट में देखने को मिलता है, गैमेटोफाइट में नहीं। और स्पोरोफाइट में होगा तो स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो बेटा एक लास्ट ऑप्शन अपने पास बच जाता है, क्या? माइटोसिस। तो जवाब क्या होगा अपना? माइटोसिस जवाब होगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है मार्केशिया ब्रायोफाइट होता है मेन प्लांट डेवलप गैमेट बाय। ब्रायोफाइट में कह रहा है मेन प्लांट डेवलप होता है किसके जरिए बेटा? माइटोसिस या मियोसिस के जरिए। तो ये किसकी बात कर रहा है बेटा? ये गैमेट की बात कर रहा है। और आपको पता है कि गैमेट हमेशा किस गैमेटोफाइट से बनता था? गैमेट हमेशा किससे बनता था? गैमेटोफाइट से। किससे बनता था? गैमेटोफाइट से। क्या बनता था? गैमेट बनता था। और क्या होता था? माइटोसिस होता था। तो सवाल अब आप रिलेट कर पा रहे हो, जवाब आपके पास क्या आना चाहिए बेटा? माइटोसिस के जरिए क्या करता था? ये गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता था, या माइटोसिस के जरिए मेन प्लांट डेवलप प्लांट बनाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये बात थी अपनी कुछ क्वेश्चन की। और बेटा एक दो क्वेश्चन और अपने पास बचे हुए हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। बेटा कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे बेटा मैं आपको एनसीईआरटी स्लाइड आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। और एनसीईआरटी स्लाइड के साथ साथ जिन टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा उन टॉपिक पे बेटा मैं लगातार आपसे क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा, जिससे बेटा आप रिलेट कर पाए, आप समझ पाए कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ बेटा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बच्चे नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत अल्टीमेट सीरीज होने वाली है। यहाँ पर बेटा हम पीवाई क्यू भी डिस्कस करेंगे नीट वाले, जो आए हुए लास्ट 5 ईयर या 10 ईयर्स, अगर समय बचेगा तो हम 10 ईयर्स की बात करेंगे, नहीं तो 5 ईयर्स की मैक्स टू मैक्स हम बात करेंगे। और बेटे उसी के साथ साथ हम एनसीईआरटी स्लाइड्स की बात करेंगे, मैं यहाँ पे हैंड रिटन नोट दूंगा। और साथ ही साथ आपको बेटे रोज कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन की डीपीपी भी आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो ये यहाँ पे बेटा हम बहुत ही अल्टीमेट तरीके से सारी चीज को कवर करने वाले हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में मैं बात करूँ बेटा, मियोसिस अकर इनसाइड स्पोरेंजिया इन ऑल एक्सेप्ट। मियोसिस होता है सारे स्पोरेंजिया में बेटा, लेकिन किसमें नहीं होता? अगर मैं बात करूं मियोसिस की, तो मियोसिस कहाँ पे होता है? एंजियोस्पर्म में। हाँ, एंजियोस्पर्म में। और कहाँ पे होता है? जेमिनोस्पर्म में। और कहाँ पे होता है? टेरिडोफाइट में। ठीक है, चलिए मियोसिस की बात करूं किस में होता है? एंजियोस्पर्म में, जेमिनोस्पर्म में और टेरिडोफाइट में। कह रहा है मियोसिस अगर इनसाइड स्पोरेंजिया एक्सेप्ट। बेटा कह रहा है सब में मियोसिस होगा, एक में किसमें नहीं होगा?
तो अगर मैं बात करूँ मस्टर्ड की, तो मस्टर्ड आपका कैसा होता है बेटा, एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म में क्या होगा, मियोसिस होगी। और अगर मैं बात करूँ बेटा मार्केंशिया, मार्केंशिया आपका क्या है, ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट है, तो इसमें मियोसिस नहीं होगी, इसमें माइटोसिस होगी। अभी आप पीछे वाले स्लाइड्स में पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होनी बेटा, माइटोसिस, माइटोसिस इसमें होना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ टेरिस की, तो टेरिस आपका क्या क्या है, टेरिडोफाइट है। फाइनस की बात करूँ तो ये आपके पास जिम्नोस्पर्म है, क्लियर है। तो बेटा इसमें भी मियोसिस होगी, इसमें भी मियोसिस होगी और इसमें भी मियोसिस होगी। बस केवल आपके पास एक ऑप्शन बच गया मार्केंसिया में, जिसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। तो आपके पास जवाब आपको मिल गया, क्या जवाब होने वाला है, मार्केंसिया का जवाब होने वाला है, क्लियर है। चलिए, तो आपका जवाब क्या बेटे, मार्केंसिया। क्या जवाब है, मार्केंसिया, ओके, ठीक है। अब अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या है, स्पोरेंजिया इज लोकेटेड इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में स्पोरेंजिया कहां पे होता है, तो बेटा इस चीज को अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, फिर भी देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। क्या रूट में होता है स्पोरेंजिया, या स्टेम में होता है, या लेस में होता है, या फ्लावर में होता है। तो बेटा आपके पास स्पोरेंजिया कहां पे होता है, फ्लावर में होता है। फ्लावर में कहां पर, बेटा फ्लावर में आपको दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। पहला स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, इस स्ट्रक्चर को हम पिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, पिस्टल कहते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलेगा, इसे हम पूरे स्ट्रक्चर को स्टेमन कहते हैं। और स्टेमन के इस रीजन में, इस रीजन को बेटा हम एंथर कहते हैं। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, स्पोरेंजिया, ठीक है। इस इस एंथर के अंदर बेटा माइक्रोस्पोर बनते हैं, और इसी माइक्रोस्पोर पर मियोसिस होने समय स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं पिस्टिल में, तो बेटा पिस्टिल में इस वाले रीजन को हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर बेटा हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें ये दोनों स्ट्रक्चर बेटा कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर हमें फ्लावर में देखने को मिलेंगे। तो फ्लावर के अंदर क्या होता है बेटा, हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलता है। इस चीज को अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि बेटा कहाँ पर स्पोरेंजिया बनता है, कहाँ पे स्पोरेंजिया नहीं बनता, कहाँ पे मेगा स्पोर बनता है, कहाँ पे माइक्रो स्पोर बनता है। हम सारी चीजों को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेटा मुझे इस चैप्टर में फोकस किन पे करना है, मुझे इस चैप्टर को पढ़ाना क्या है, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। बेटा मेरा मेन फोकस कहाँ पे होगा, मेरा मेन फोकस एंजियोस्पर्म पे होगा। किस पे होगा बेटा, मेरा मेन फोकस एंजियोस्पर्म पे होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एंजियोस्पर्म है बेटा, या तो वो एंजियोस्पर्म ट्री हो सकता है, या तो वो एंजियोस्पर्म कोई प्लांट हो सकता है, ठीक है। अब इस ट्री या प्लांट पे बेटा क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं। इस ट्री या इस प्लांट पे बेटा क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं। और फ्लावर में भी बेटा मेनली मेरा कहाँ पे फोकस होगा, मेनली मेरा एंथर या पिस्टिल पे होगा। जो मैंने अभी आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई बेटा, इस एंथर को इसको कहते हैं एंथर, और जो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई इसे कहते हैं बेटा पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर बेटा आपके फ्लावर के अंदर होती है। अब इस एंथर के अंदर बेटा किसका फॉर्मेशन होता है, माइक्रो स्पोरेंजिया का। किसका फॉर्मेशन होता है, माइक्रो स्पोरेंजिया का। और इस पिस्टिल के अंदर मेगा स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। पिस्टिल के अंदर किसका फॉर्मेशन, मेगा स्पोरेंजिया का। अब माइक्रो स्पोरेंजिया में मैं बेटा क्या करा दूं, मियोसिस करा दूं। माइक्रो स्पोरेंजिया में अगर मैं मियोसिस कराता हूं, क्या कराता हूँ बच्चा, अगर मैं माइक्रो स्पोरेंजिया में मियोसिस कराता हूँ, तो मियोसिस के इस प्रोसेस से बेटा मेरे पास स्पोर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और अगेन बेटा फिर उसी स्पोर से बेटा किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलन का फॉर्मेशन होता है। अब अगर मैं बात करूं बेटा मेगा स्पोरेंजिया की, तो मेगा स्पोरेंजिया पर मैं क्या करा दूं, मियोसिस करा दूं। मेगा स्पोरेंजिया पे क्या करा दूं, मियोसिस। तो मियोसिस के इस प्रोसेस से मेरे पास स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस स्पोर से बेटा एम्ब्रियो सैक बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। और इस स्पोर से बेटा पॉलन बनेगा। अब इस पॉलन और एम्ब्रियो सैक को मैं आपस में क्या कराता हूँ, फर्टिलाइजेशन कराता हूँ। क्या कराऊंगा बेटे, फर्टिलाइजेशन कराऊंगा। तो फर्टिलाइजेशन से मेरे पास क्या देखने को मिलेगा बच्चा, फर्टिलाइजेशन से मेरे पास जाइगोट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जाइगोट देखने को मिलेगा। और इसी जाइगोट से बेटा मैं न्यू प्लांट या न्यू ट्री का फॉर्मेशन कर सकता हूँ। इसी जाइगोट से बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू प्लांट और न्यू ट्री का फॉर्मेशन कर सकता हूँ। तो बेटा अब आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअल में इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है। एक्चुअल में अपने को इस चैप्टर में यही पढ़ना है बेटा कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं,
एंजियोस्पर्म में फ्लावर में क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया से स्पोर बनता है, स्पोर से पॉलन बनता है, पॉलन से फिर उसके बाद बेटा फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक के साथ होता है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से ट्री का फॉर्मेशन होता है। बेटे अपने को यहाँ पर इन्हीं टॉपिक्स को मेनली फोकस करके पढ़ना है। क्लियर है ये बात? आइए बेटा अगर अपने को इन टॉपिक्स में मेनली फोकस करके पढ़ना है तो बेटा वो भी देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है अपने को इस टॉपिक्स में। अगर मैं बात करूं बेटे किसकी, अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म की, किसकी बात करूं बेटे, अगर मैं बात करता हूं एंजियोस्पर्म की, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बेटा एंजियोस्पर्म में मैं बात करता हूं, क्या है एंजियोस्पर्म में बात करने के लिए, ठीक है। एंजियोस्पर्म की मैं बात करूं तो एंजियोस्पर्म में सबसे पहले मुझे क्या देखने को मिलता है बेटा, मान लो मेरे पास सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, सीड देखने को मिलती है। और सीड से फिर क्या बनता है, प्लांट बनता है। सीड से क्या बनता है, प्लांट। अब इस प्लांट से क्या बनता है, मेच्योर प्लांट बनता है, मेच्योर प्लांट बनता है। सर प्लांट और मेच्योर प्लांट में डिफरेंस क्या है, सर आप कहना क्या चाह रहे हैं। बेटा मैं प्लांट की बात करूं तो ये जो प्लांट है ये अभी फ्लावर नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, फ्लावर को नहीं दे रहा है। और बेटा ये मेच्योर प्लांट फ्लावर को बनाना शुरू कर दिया, फूल बनाना शुरू कर दिया। इसके पास क्या बनने लगा, फ्लावर बनने लगा, ठीक है। चलिए इसके पास फ्लावर बनने लगा। तो बेटा एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि सीड से लेके, कहां से, सीड से लेके इनमेच्योर प्लांट तक के स्टेज को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। कहां से लेके कहां तक बेटा, सीड से लेके, कहां से, सीड से लेके इनमेच्योर प्लांट तक। इनमेच्योर प्लांट का मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इनमेच्योर से मतलब जहां फ्लावर ना बने, जहां तक फ्लावर ना बने वहां तक के बेटा फेज को हम क्या कहते हैं, वहां तक के फेज को हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। लेकिन जब फ्लावर का फॉर्मेशन होने लगे तो उसको बेटा हम प्लांट को मैच्योर प्लांट कहते हैं, और उस फेज को हम बेटा रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। क्या फेज कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। क्लियर है, उस फेज को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। अब बेटा सुनिए मेरी बात, अगर इसे रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, रिप्रोडक्टिव फेज को अगेन तीन भागों में बांट दिया। किसमें, रिप्रोडक्टिव फेज को बेटा इसने अगेन तीन भागों में बांट दिया। तीन भागों में बांटने का मतलब बेटा, अगर मैं रिप्रोडक्टिव फेज की बात करूं तो इसने कितने भागों में बांटा, तीन भागों में बांटा। सुनना मेरी बात, रिप्रोडक्टिव फेज को बेटा इसने तीन भागों में बांटा। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, किसमें बांटा, पहला बेटा बांटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, किसमें बांटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मैंने कहा कि मैं बात करूं अगर किसी फ्लावरिंग प्लांट की बात करूं तो फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले मुझे सीड देखने को मिलता है, सीड के बाद मेरे पास प्लांट देखने को मिलता है, फिर उसके बाद मेच्योर प्लांट देखने को मिलता है। और सीड प्लांट बेटा, सीड और प्लांट किस फेज में होते हैं, वेजिटेटिव फेज में होते हैं। लेकिन जब मेच्योर प्लांट होता है, जब फ्लावर का फॉर्मेशन होने लगता है तो उस फेज को क्या कहते हो, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हो। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। फिर अगेन बेटा रिप्रोडक्टिव फेज को हमने तीन भागों में बांटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सर एक सवाल मेरा ये है, जरा ये बताइए कि हमने फर्टिलाइजेशन को ही तीन पार्ट में क्यों डिवाइड किया, हम किसी और चीज को तीन पार्ट में डिवाइड करते थे, या हम डिवाइड करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, और डिवाइड करने की जरूरत पड़ी तो फर्टिलाइजेशन को ही क्यों पड़ी। तो बेटा अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को हमने इसलिए तीन भागों में बांटा कि बेटा फर्टिलाइजेशन से पहले अपने को चेंजमेंट देखना है, फिर फर्टिलाइजेशन में क्या चेंजमेंट हो रहा है वो देखना है, और उसके बाद बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजमेंट हो रहा है हमें वो देखने को चाहिए। बेटा इसलिए हमने रिप्रोडक्टिव फेज को तीन पार्ट में डिवाइड किया, और वो तीन पार्ट को हमने बनाया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट,
फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आइए एक-एक करके बेटा हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या-क्या पढ़ना है जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक थी सारी बेसिक बातें। जितनी इस चैप्टर की बेसिक बातें थी, जितनी इस चैप्टर के रिक्वायरमेंट थी, हमने सारी बेसिक बातें, सारे रिक्वायरमेंट की बहुत ईज़ी तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही आसानी तरीके से हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब बेटा हम एक्चुअल में चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से रिलैक्स होके बैठिएगा। आपके भाई की क्लास है, बिल्कुल मज़े में पढ़ना है, बिल्कुल दम लगाकर, बिल्कुल जोश के साथ पढ़ना है। फिर एक बार आपके भाई की क्लास है, याद रखिएगा बेटा इस बार हम दम लगा के बोर्ड को बिल्कुल अल्टीमेट तरीके से फोड़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या देखने को है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में बेटा अपने को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एस्टरमेंट। सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में किसके बारे में स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्टरमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे? फिर उसके बाद बेटा हम सेकंड नंबर पे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, जो अभी स्टेमन की बात मैं पहले करके आया हूँ जहाँ पैंथर बना हुआ था, और पिस्टिल की बात भी मैंने पहले की थोड़ी सी जहाँ पे ओवरी आपको देखने को मिले थे, ठीक है। फिर हम देखेंगे बेटा पॉलिनेशन, क्या देखेंगे? पॉलिनेशन को देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को देखेंगे। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मैं बात करूँ हमें क्या पढ़ना है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले अपने को बेटा पढ़ने को मिलेगा क्या? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पढ़ेंगे, फिर बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलिनेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद बेटा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूँ इवेंट, इवेंट का मतलब क्या होना है, तो इवेंट का मतलब हम चेंज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इवेंट का मतलब हम चेंज की बात कर रहे हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस होने को मिलेगा। तो बेटा हम सबसे पहले किसके चेंज को देखेंगे? स्टेमन में क्या चेंज होता है वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे क्रिस्टल में क्या चेंजमेंट होता है वो देखेंगे, फिर पॉलिनेशन क्या होता है वो देखेंगे, और बेटे उसके साथ साथ पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है वो भी देखेंगे। अब अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन इवेंट की, बेटा अगर मैं बात करूं किसी फर्टिलाइजेशन इवेंट या फर्टिलाइजेशन चेंज की बात करूं, अगर मैं फर्टिलाइजेशन चेंज की बात करूं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तुम्हें पढ़ाऊंगा बेटे सिनगैमी को पढ़ाऊंगा। किसको पढ़ाऊंगा? सिनगैमी। फिर उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्या पढ़ाऊंगा बच्चा? उसके बाद मैं आपको सबसे पहले सिनगैमी पढ़ाऊंगा, फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइस, देन उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ाऊंगा बेटे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, वो भी बहुत आराम से और बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं बात करूं कि आपको क्या पढ़ना है, तो उसके बाद बेटा मैं बात करूं आपको क्या पढ़ना है, तो एपोमैक्सिस पढ़ेंगे, और एपोमैक्सिस के साथ साथ पॉली एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके कुछ एडिशनल पॉइंट हैं, ये आपके कुछ एडिशनल पॉइंट हैं एनसीईआरटी में, तो हम इसे भी धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे बेटा, और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे। फिर अब बेटा ये हुई अपनी किसकी फर्टिलाइजेशन इवेंट में, फर्टिलाइजेशन में क्या देखेंगे? लास्ट इवेंट की मैं बात करूं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में अपने को सबसे पहले क्या पढ़ना है? बेटा अपने को सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ना है। क्या देखेंगे सबसे पहले बेटा? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? फिर उसके बाद अपने को देखने को मिलेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या देखने को मिलेगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। फिर सीड डेवलपमेंट को हम उसके बाद पढ़ेंगे, और लास्ट में बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के सबसे लास्ट में फ्रूट डेवलपमेंट को हम बेटा क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो कुछ इस तरह मैं इस चैप्टर को लेके चलने वाला हूँ बेटा। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? सबसे पहले हम बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को देखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन चेंज को देखेंगे। फिर उसके बाद बेटा हम यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और प्री फर्टिलाइजेशन चेंज में क्या पढ़ेंगे? बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन को पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल को पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ पॉलिनेशन को और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को, इन चीजों को हम बेटा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने बात की बेटा किसकी? फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सिनगैमी, फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइस, फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, फिर एपोमैक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। देन बेटा लास्ट में मैंने बात की थी किसकी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो इसमें मैं बात करूंगा किसकी? सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, और बेटा फिर उसके बाद सीड डेवलपमेंट की, और फिर लास्ट में बेटा फ्रूट डेवलपमेंट की। तो इस तरह हम इस चैप्टर को लेके जाने वाले हैं, इस तरह बेटा हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। क्या ये बात क्लियर है?
तो आइए बेटा सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन के बारे में। क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन वो भी देख लेते हैं और कैसा होता है वो सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन की, किसकी बात करूं बच्चा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन की, तो बेटा इस स्टेमेन को देखने से पहले अपने को एक स्ट्रक्चर और देखना चाहिए। बेटा वो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर ये है। बेटा ये मेरे किसका स्ट्रक्चर है, ये मेरे फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फ्लावर का स्ट्रक्चर है। बेटा फ्लावर में इस वाले रीजन को, इसको 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 आप बेटा क्या कहते हो, पेटल कहते हो, सॉरी सेपल कहते हो, ठीक है। इस वाले रीजन को आप क्या कहते हो, पेटल कहते हो। ये आपके पास ये जो ये रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन को आप थैलमस कहते हो, ठीक है। और ये जो रीजन है ये बेटा इसे आप पेडिसल कहते हो या स्टॉल कहते हो, पेडिसल कहते हो। और ये जो आपके पास ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये वाला, बेटा इसे आप कहते हो, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, स्टेमेन कहते हो। इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा आप क्या कहते हो, स्टेमेन कहते हो। एक्चुअल में इस स्ट्रक्चर को अगर मैं बाहर निकाल के दिखाऊं तो बेटा वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? एक्चुअल में इस स्ट्रक्चर को मैं अगर बाहर निकाल के दिखाऊं तो वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है सर, मुझे इस तरह से देखने को मिलेगा। और जो ये आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिले पूरी, इस स्ट्रक्चर को आप पिस्टिल कहते हो। तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, पहले अपना मेन फोकस कहाँ पे होगा, स्टेमिन पे फोकस होगा, ठीक है। अगर मैं स्टेमिन की बात करूं तो स्टेमिन बेटा मेरे दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट है बेटे मेरे पास एंथर, क्या है, पहला पार्ट मेरे एंथर है और दूसरा पार्ट मेरे पास क्या है बच्चा, फिलामेंट है, ठीक है। एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है। ऊपर के जो ये वाला आपको बेटा रीजन देखने को मिल रहा है, ऊपर जो ये रीजन आपको दो बायलोब में दिख रहा है, लूप बना के रखा हुआ है बेटा, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कहता हूँ, एंथर कहता हूँ। और इसकी एंथर से बेटा हमारे पास पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है। बेटा तो ये क्या है, अपने पास एंथर है। और इस वाले ये जो ग्रीन कलर का मुझे स्ट्रक्चर ऐसे लंबा सा दिख रहा है बेटा, इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को मैं फिलामेंट कहता हूँ। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटे फिलामेंट की, तो फिलामेंट मुझे देखने को कैसा मिलता है, फिलामेंट की मैं बात करूं तो फिलामेंट होता है बेटा, a typical filament have two ends। अगर मैं फिलामेंट को यहाँ से काटूं बेटा, फिलामेंट को क्या करूं, यहाँ से मैं काट दूं तो फिलामेंट एक्चुअल मुझे कैसा देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। बेटा इसके दो एंड होंगे, कैसे होंगे फिलामेंट के, इस फिलामेंट के कितने एंड होंगे, दो एंड होंगे, एक एंड ये होगा और एक ही एंड ये होगा। बेटा इस वाले एंड को, इस वाले एंड को मैं कौन सा एंड कहता हूँ, इस वाले एंड को मैं प्रॉक्सिमल एंड कहता हूँ, प्रॉक्सिमल एंड कहता हूँ, ठीक है। और इस वाले एंड को मैं डिस्टल एंड कहता हूँ, ठीक है, डिस्टल एंड कहता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि आर्टिफिशियल फिलामेंट हैव टू एंड। बेटा फिलामेंट के पास कितने एंड होते हैं, दो एंड होते हैं, एक एंड ये और एक एंड ये। फिर मैंने कहा अपर साइड जो एंड होगा, जो अपर में जो एंड होगा उस एंड को, अपर मतलब ऊपर वाले एंड पे, उस एंड को बेटा मैं क्या कहता हूँ, उस एंड को मैं डिस्टल एंड कहता हूँ। कौन सा एंड कहूंगा, उस एंड को मैं डिस्टल एंड कहूंगा, which is attached to एंथर। और जो किससे अटैच होगा बेटे, जो अटैच होगा एंथर के साथ, ये डिस्टल एंड है बेटा, और ये अटैच होता है किसके साथ, एंसर के साथ अटैच होता है। और अगर आप मैं बात करूं लोअर एंड की, तो बेटा लोअर एंड को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। लोअर एंड को हम क्या कहते हैं बेटे, प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, ठीक है। और ये प्रॉक्सिमल अटैच होता है बेटे थैलमस के साथ, किसके साथ अटैच होता है, ये प्रॉक्सिमल अटैच होता है थैलमस के साथ। क्या ये बात क्लियर होगी आपको? मैंने कहा फिलामेंट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो फिलामेंट को बेटा मैंने देखा कैसा है, इसके पास दो एंड है, एक एंड को बेटा हम डिस्टल एंड कहते हैं जो ऊपर साइड होता है, और जो अटैच करता है बेटे किसके साथ, एंथर के साथ। फिर नीचे वाला एंड बेटा प्रॉक्सिमल एंड होता है, इस एंड में बेटा अटैच होता है थैलमस के साथ। क्या ये बात क्लियर है? और उसके बाद फिलामेंट मुझे कैसा देखने को मिल रहा है, फिलामेंट मुझे लॉन्ग देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ कैसा देखने को मिल रहा है, थिन देखने को मिल रहा है और सिलेंड्रिकल देखने को मिल रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा मुझे एकदम लॉन्ग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लॉन्ग होने के साथ साथ कैसा है, ये पतला स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटे, ये पतला स्ट्रक्चर है और पतला होने के साथ साथ सिलेंडर के फॉर्म में ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। तो फिलामेंट मेरा कैसा है बेटे, फिलामेंट मेरा लॉन्ग है, लॉन्ग होने के साथ साथ थिन है और थिन होने के साथ साथ सिलेंड्रिकल है। आप बेटा एनसीईआरटी को उठाएंगे तो एनसीईआरटी को जब आप रीड करेंगे
तो आपको एक-एक लाइन आपको कवर यहाँ पे मिलेगी। जितनी भी एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है, सारी लाइनों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी ऐसी लाइन नहीं छोड़ेंगे, जो बेटा आपको लगे कि यहाँ पे डिस्कस नहीं की जा रही, ठीक है? चलिए, मैंने अभी फिलामेंट को बेटा देखा, अब मैं ज़रा फिलामेंट के बारे में देख लेता हूँ, क्या फिलामेंट मुझे एग्ज़ैक्टली दिखता कैसा है? अगर मैं बात करूँ साइज़ की, किसकी बात करूँ बेटे? फिलामेंट की साइज़ की बात करूँ, तो साइज़ ऑफ फिलामेंट कैसा होता है बेटा? साइज़ ऑफ फिलामेंट क्या हर फ्लावर में, क्या हर प्लांट में बराबर देखने को मिलेगा? तो मैं बात करूँ बेटे फिलामेंट की साइज़ की, तो साइज़ ऑफ फिलामेंट क्या होता है? वेरिएबल होता है। कैसा होता है बच्चा? वेरिएबल होता है, मतलब हर फ्लावर में बेटा इसकी साइज क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। जरूरी नहीं कि सब में इक्वल साइज की फ्लावर हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मार्केट में कभी पेन लेने जाते हैं, तो क्या ये बात जरूरी है कि हर पेन का साइज एक इक्वल हो? क्या हर पेन का साइज एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी पेन इस पेन के बराबर हो? जरूरी तो नहीं। कुछ पेन बेटा आपको 3 रुपए या 5 रुपए में देखने को मिलती थी, इतनी बड़ी आती थी पहले, याद है आपको? तो वो भी पेन है, पेन ही है, लिखने का काम उसका भी है, लेकिन बेटा उसका साइज बड़ा है। फिर आपने देखा होगा बेटा कुछ पेन आपके पास छोटी आती है, छोटे फॉर्म में, मिनी फॉर्म में आती है, तो बेटा उसका भी काम लिखने का होता है। उसी तरह मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, मैं फिलामेंट की अगर साइज की बात करूँ, तो फिलामेंट का साइज क्या हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है। ये वेरिएबल क्यों होता है वो भी जरा देख लेते हैं। बेटा ये वेरिएबल होता है डी डायनेमस की वजह से, बेटा टेट्रा डायनेमस और डाई डायनेमस, ठीक है? ये डी डायनेमस और टेट्रा डायनेमस, डाई डायनेमस का मतलब क्या होता है? बेटा अगर मैं बात करूं डाई डायनेमस की, तो डाई डायनेमस में फोर स्टेमन होते हैं। कितने स्टेमन होते हैं? फोर स्टेमन होते हैं, और जिसमें से बेटा दो दो स्टेमन का पेयर बनता है। अगर मैं बात करूं किसकी? डाई डायनेमस की बात करूं, अगर मैं बच्चे डाई डायनेमस की बात करूं, तो डाई डायनेमस में कितने स्टेमन देखने को मिलते हैं? फोर स्टेमन देखने को मिलते हैं। और ये फोर स्टेमन क्या होते हैं? आपस में पेयर में लगे होते हैं, बेटे दोनों का जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा बनाने के बाद ये दोनों इक्वल साइज के हो जाते हैं। किस साइज में हो जाते हैं? इक्वल साइज के हो जाते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ फोर स्टेमन। बेटा इसमें कितने स्टेमन होते हैं? फोर स्टेमन होते हैं, आर प्रेजेंट इन टू इक्वल पेयर, और जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें? दो इक्वल पेयर में होते हैं। तो बेटे अब अगर मैं बात करूँ टेट्राडाइनमस की, तो टेट्राडाइनमस कैसा होता है जरा उसकी बात कर लेते हैं। बेटे टेट्राडाइनमस में कितने स्टेमन देखने को मिलेंगे? टेट्राडाइनमस में आपके पास 6 स्टेमन देखने को मिलेंगे। कितने स्टेमन देखने को मिलेंगे? 6 स्टेमन देखने को मिलेंगे। इन 6 स्टेमन में से बेटा आउटर के जो स्टेमन रहेंगे, आउटर के जो स्टेमन रहेंगे, वो आउटर के स्टेमन बेटा शॉर्टर होंगे। कैसे होंगे? छोटे होंगे। और बीच के जो स्टेमन होंगे, 4 स्टेमन, वो बेटा टू सेट में होंगे, और दोनों सेट आपस में क्या होंगे? इक्वल पार्ट में होंगे। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये कितने स्टेबल होते हैं? ये बेटा 6 स्टेबल होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में। बेटा टू सेट वेयर दैट, हाँ क्या लिख रखा है? टू सेट वेयर द टू स्टेबल इन आउटर सेट एंड शॉर्टर। बेटा कह रहा है ये दो सेट जो होंगे वो आउटर होंगे और शॉर्टर होंगे, साथ ही साथ देन द फोर स्टेबल इन द इनर सेट, और जो फोर स्टेटमेंट होंगे इनर सेल, वो बेटा कैसे होंगे? इक्वल पार्ट में होंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेटे डाई डायनेमस की बात करूं, तो डाई डायनेमस में बेटा मुझे देखने को मिलता है कितने स्टेटमेंट? 4 स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। ये 4 स्टेटमेंट में से बेटा जो आउटर वाले स्टेटमेंट होंगे, कैसे? जो आउटर वाले स्टेटमेंट होंगे वो बेटा शॉर्टर होंगे, और शॉर्टर होने के साथ साथ इक्वल पार्ट में होंगे। लेकिन मैं बात करूं इनर वाले स्टेटमेंट की, तो इनर वाले स्टेटमेंट बेटा लॉन्ग होंगे। कैसे होंगे? लॉन्ग होंगे। लॉन्ग होने के साथ साथ ये इक्वल बेटा सेट में या इक्वल साइज के होंगे। क्लियर है ये बात? बेटा जिसका एग्जांपल क्या होगा? सेल्विया एग्जांपल होगा। क्या एग्जांपल होगा? सेल्विया। और ये एग्जांपल हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये एग्जांपल हमें क्लास 11th में देखने को मिलता है। और अगर टेट्राडाइनमस की मैं बात करूँ, बेटा टेट्राडाइनमस का एग्जांपल हो सकता है मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड फैमिली बेटा टेट्राडाइनमस का क्या है? एग्जांपल है। जैसे बेटा मैं बात करूँ मस्टर्ड की, सरसों की मैं बात करता हूँ, ठीक है? चलिए बेटा ये हुई अपनी किसकी? साइज ऑफ फिलामेंट की। तो साइज ऑफ फिलामेंट में मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको साइज ऑफ फिलामेंट बताया कि वेरिएबल भी हो सकती है। बेटा वेरिएबल होने का मतलब मैंने सबसे पहले आपको बताया क्या कि वेरिएबल की कैसे होती है? डाइडाइनमस, टेट्राडाइनमस और बेटा डी डाइनमस, ठीक है? ये तीन तरह से हो सकती है। डाइडाइनमस में बेटा कैसी होती है? ये इक्वल पार्ट्स में दो सेट में होती है, इक्वल होती है। बेटा इसमें 4 स्टेमन होते हैं। फिर मैंने बात की टेट्राडाइनमस में, तो इसमें 6 होती है। फिर एग्जांपल मैंने बताया मस्टर्ड फैमिली। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेटे किसकी बात करूं, अब अगर मैं बात करूं किसकी, कुछ एडिशनल पॉइंट है जो अपनी एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किए गए, थोड़ी सी उसके बारे में बताया गया, डिटेल नहीं बताया गया। तो क्या एडिशनल पॉइंट है? आइए जरा वो भी देख लेते हैं। बेटा वो एडिशनल पॉइंट ये है
कि कुछ फ्लावर में होता है, कुछ फ्लावर में क्या होता है कि स्टेमन जो बेटा स्टेमन है, जो आपके बेटा इस स्टेमन के फिलामेंट वाला रीजन है, ये फिलामेंट वाला रीजन बेटा थैलमस से ना जुड़ के, किससे, थैलमस से ना जुड़ के पेटल से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है बेटा, थैलमस से ना जुड़ के किससे जुड़ जाता है, पेटल से जुड़ जाता है। ठीक है, थैलमस से ना जुड़ के किससे जुड़ जाता है, पेटल से जुड़ जाता है। तो उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इपीपेटलस कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम इपीपेटलस कहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस फ्लावर इन विच द स्टेमन इज अटैच्ड टू द पेटल। वो फ्लावर, वो पौधे जो बेटा जिनके फ्लावर में क्या होता है, स्टेमन अटैच हो जाता है बेटा किसके साथ, पेटल के साथ अटैच हो जाता है, उन्हें बेटा उन फ्लावर में हम क्या कहते हैं, इपीपेटलस कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल है टोमेटो, क्या एग्जाम्पल है, टोमेटो और ब्रिंजल। क्लियर है ये बात, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या बेटा कह सकता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि कभी कभी क्या होता है बेटा, कि कभी कभी सेपल और पेटल फ्यूज होके पेरिएंथस का फॉर्मेशन करते हैं। क्या होता है, कभी कभी बेटा सेपल और पेटल आपस में फ्यूज होते हैं। ये बेटा सपोज करो ये सेपल है और ये बेटा आपके पास पेटल है, ये दोनों आपस में फ्यूज होके एक इक्वल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बेटा पेरिएंथस कहते हैं। और बेटा उस पेरिएंथस से कभी फिलामेंट जुड़ जाता है, कभी पेरिएंथस से उस फिलामेंट का कभी बेटा लगा होता है, जैसे यहाँ पे पेटल से लगा होता था, वैसे अगर पेरिएंथस से लगा होता है तो उसे हम बेटा इपीफाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम इपीफाइलस कहते हैं बेटा, इपीफाइलस कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा बेटा कि इन सम प्लांट लाइक लिली, किसमें ये देखने को मिलता है, लिली देखने को मिलता है बेटा। स्टेपल और पेटल क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिस स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या कहते हैं, पेरिएंथस कहते हैं। फिर पेरिएंथस में बेटा क्या होता है, स्टेमन कभी अगर अटैच हो जाए, पेरिएंथस बेटा स्टेमन कभी अटैच हो जाता है तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, इपीफाइलस कहते हैं। और इपीपेटलस में हमने क्या देखा था बेटा कि इपीपेटलस फ्लावर में स्टेमन बेटा अटैच होता है किससे, पेटल से अटैच होता है। तो उसमें बेटा किस तरह के फ्लावर में देखने को मिलता है, इपीपेटलस। और ये देखने को मिलता है कहाँ पे बेटा, ये देखने को आपके पास टोमेटो में मिलता है, ब्रिंजल में मिलता है। तो बेटा आपने कभी ब्रिंजल का फ्लावर देखा होगा, कभी भी, ये ब्रिंजल का फ्लावर ही है बेटा, अगर आपने कभी ब्रिंजल का फ्लावर देखा होगा तो उसमें आपको बेटा सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अब बेटा अब मैं बात करूँ जिसकी, ये हुई बात बेटा अपनी फिलामेंट की। अब मैं बात करता हूँ किसकी बेटा, एंथर की बात करता हूँ। तो एंथर एक्चुअल में मुझे कैसा दिखता है, एंथर होता क्या है, आइए जरा उसकी बात कर लेते हैं। बेटा मैं बात करूँ अगर एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो एंथर का स्ट्रक्चर मुझे कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है बेटा, एंथर का स्ट्रक्चर मुझे कुछ इस तरह से दिखता है। ये स्ट्रक्चर तो मेरा फिलामेंट है, अभी हम इसके बारे में पढ़ के आए हैं, तो हमें इसका डिस्कस नहीं करना, हमें बेटा डिस्कस करना है किसी इस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। ये अपना क्या है बेटा, एंथर है। अगर मैं एंथर को देखता हूँ तो बेटा एंथर मुझे कैसा नजर आता है, एंथर में बेटा मुझे दो लोग नजर आते हैं। दो लोग कहने का मतलब क्या है, एक लोग मुझे ये देखो ये नजर आ रहा है, और एक लोग इसके जस्ट अपोजिट साइड पीछे साइड में एक लोग ये है। तो बेटा मुझे एंथर, मेरा नॉर्मल एंथर मुझे कैसा दिखता है, दो लोग में देखने को मिलता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं लिख सकता हूँ अ टिपिकल एंथर हैव टू लोब, टिपिकल आंसर है टू। फिर उसके बाद मैं क्या देख सकता हूँ बेटा, इस आंसर को मुझे अच्छे से डिटेल स्टडी करनी है। जब इस आंसर को मुझे अच्छे से डिटेल स्टडी करनी है तो बेटा इस आंसर पर मैं ऐसे टीएस कट लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, इस आंसर पर, इस पर मैं ऐसे टीएस कट लगाता हूँ। ठीक है, जब इस पर मैं टीएस कट लगाता हूँ तो बेटा मुझे जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो स्ट्रक्चर मुझे ऐसे देखने को मिलता है। तो अब मैं जो मुझे स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिला है, तो बेटा यहाँ पर बेटा ये आपके पास ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये और ये, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कट लगाने के बाद मुझे जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, ये इसके लोग है, एक लोग ये हो गया और एक लोग ये हो गया। इन लोग को जैसे मैं, जब इस जैसे इस पे कट लगाता था बेटा, तो इस स्ट्रक्चर के बाद, लोग के बाद मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बेटा मैं क्या कहता था, थीका कहता था। इसे भी मैं क्या कहता था, थीका। और यही स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेटा मुझे एक लोग में कितने थीका देखने को मिलते हैं, दो थीका देखने को मिलते हैं बेटा। और उसके बाद इस थीका के बाद
मुझे जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इस एंथर में, कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये और ये, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसे बेटा मैं माइक्रोस्पोरेंजिया कहता हूँ। क्या कहूंगा? माइक्रोस्पोरेंजिया कहूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे देखने को क्या मिल रहा है? एक थीका में दो माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल रहे हैं बेटा, तो दोनों थीका को मिला के कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मुझे एक्चुअल में देखने को क्या मिला बेटा? मुझे देखने को मिला कि अ टिपिकल एंथर हैज 2 लोब। एक एंथर के पास कितने लोब होते हैं? 2 लोब। एक लोब ये वाला बेटा और एक लोब ये वाला। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ ईच लोब हैव डाइथीका। बेटा अगर मैं इस लोब की बात करूँ, इस लोब की बात करूँ तो इसके पास कितने थीका है बेटा? 2 थीका है। एक थीका ये है और एक थीका इसके पास ये है। ठीक है, अब बात करूं बेटे किसकी? तो अगर मैं इस लोब की बात करूं, किसकी? इस लोब की बात करूं, तो इस लोब में मुझे कितने बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल रहे हैं? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं ईच लोब हैव 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। एंड एक एंथर में बेटा कितने माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। क्यों एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे? क्योंकि एक लोब में, अगर एक लोब में 2 स्पोरेंजिया देखने को मिल रहे हैं, तो एक लोब ये है, इसमें भी 2 देखने को मिलेंगे, तो दोनों लोब मिलके एक एंथर का फॉर्मेशन होता है। तो कितने बेटा मुझे देखने को मिलेंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मेरे को देखने को मिलेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब अगर ये बात क्लियर है तो आगे देख लेते हैं बेटा एक्चुअल में एंथर दिखता कैसा है। अभी मैंने आपको एंथर को ओवरव्यू दिया है, ऊपर ऊपर मैंने आपको बेटा एंथर के बारे में बताया कि एंथर आपका कैसा दिखता है, एंथर में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। अब बेटा एक्चुअल एंथर की मैं बात करूँ तो कैसा होता है? एक्चुअल एंथर की मैं बात करता हूँ बेटा आपके पास, तो एक्चुअल एंथर मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सुनिए बेटा, एक्चुअल एंथर मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब एंथर मेरा 2 टाइप का होता है। कैसा होता है? एंथर मेरा 2 टाइप का होता है। 2 टाइप कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, सॉरी, 2 टाइप का कहने का मैं क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ बेटा? मेरे पास जो एंथर होता है वो पहले यंग होता है। पहले कैसा होता है? यंग होता है। लेकिन बाद में वो कैसा हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। कैसा होता है? पहले यंग होता है और बाद में वो कैसा? मैच्योर होता है। यंग होने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? ग्रीन कह रहा हूँ। और जब वो मैच्योर हो जाएगा तो ब्राउन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? मैं 2 आंसर नहीं कह रहा हूँ बेटा, एक ही आंसर। मैं बात ये कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ही आंसर होगा, लेकिन वो एक आंसर बेटा बाद में धीरे 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 समय के साथ चेंज होकर बेटा मेच्योर आंसर में बदल जाता है। पहले शुरू में वो यंग आंसर रहता है और बाद में बेटा वो मेच्योर आंसर में बदल जाता है। तो बेटा हम डिस्कस करेंगे एक एक करके यंग आंसर कैसा होता है और मेच्योर आंसर कैसा होता है। अगर मैं बात करूँ यंग आंसर की, किसकी मैं बात करूँ बेटे? अगर मैं बात करूँ बच्चे यंग एंथर की बात करता हूँ, किसकी? अगर मैं बात करूँ यंग एंथर की, तो यंग एंथर मुझे देखने को कैसा मिलता है? यंग एंथर बेटा मेरे को कुछ इस टाइप को देखने को मिलता है। ये इस टाइप कैसा देखने को मिला? जब मैंने इस पर टीएस कट लगाया, क्या लगा दिया बेटे? टीएस कट लगाया तो मुझे ऐसा देखने को मिला, वरना एक्चुअल में शुरू में मुझे कैसा देखने को मिला था? शुरू में मुझे ऐसा देखने को मिला। जब मैंने उस पर टीएस कट लगाया तो बेटा मुझे ऐसा देखने को मिला। ठीक है, चलिए, जब इस पर मैंने टीएस कट लगाया तो मुझे ऐसा देखने को मिला। सुनिएगा बेटा, सबसे पहले जो यंग एंथर होती है उसके सबसे पहली लेयर आपको क्या, कौन सी लेयर देखने को मिलती है? एपिडर्मिस। सबसे पहले लेयर आपको कौन सी देखने को मिलेगी? एपिडर्मिस। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद जस्ट बाद यंग एंथर में आपके पास बेटा एक और लेयर देखने को मिलेगी, एंडोथीशियम कहते हैं, जिसे क्या कहते हो? एंडोथीशियम। फिर उसके बाद बेटा आपके पास 1 से 3 लेयर मिलकर बनाने वाली एक लेयर फॉर्म होती है जिसे मिडिल लेयर कहते हैं। और इस मिडिल लेयर के बाद बेटा मेरे पास एक और स्ट्रक्चर, एक और लेयर देखने को मिलती है जिसे मैं टैपेटम कहता हूँ। और इस टैपेटम के अंदर बेटा भरा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होता है। क्या भरा होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा मैं अगर बात करूँ यंग एंथर की, तो यंग एंथर एक्चुअल में मुझे कैसा देखने को मिलेगा? ऐसा देखने को मिलेगा।
मजा आ रहा है? ठीक है, देखिए, अब मैंने कहा कि सबसे पहले इसके पास एक लेयर देखने को मिलेगी, आउटर लेयर रहेगी। वो लेयर आउटर कैसी होगी इसके पास? ऐसी देखने को मिलेगी। ऐसे आउटर लेयर इसके पास देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी आउटर लेयर को मैं क्या कह रहा था बेटे? एपिडर्मिस, ठीक है। इसको क्या कहूंगा मैं? एपिडर्मिस। अब इसके बाद बेटा एक और लेयर मुझे देखने को मिलती थी। इस लेयर को मैं क्या कहता था? इस लेयर को हम कहते थे एंडोथीलियम। क्या कहते थे? एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, ठीक है। अब उसके बाद बेटा इन दोनों लेयर के बाद अपने को एक और लेयर देखने को मिलती थी, जो 2 से 3 परतों की होती है, जो 2 से 3 परतों की होती थी, जिसे हम मिडिल लेयर कहते थे। मिडिल लेयर, ठीक है। अब इस मिडिल लेयर के अंदर मुझे एक और लेयर देखने को मिलती थी। इस लेयर को मैं क्या कहता हूँ? इस लेयर को मैं टैपिटम कहता हूँ। क्या कहता हूँ? टैपिटम कहता हूँ। इसके अंदर मुझे एक और लेयर देखने को मिलती थी जी, और इसे मैं क्या कहता हूँ बेटे? टैपिटम कहता हूँ, ठीक है। इस टैपिटम के अंदर बेटा यहाँ पर मुझे कुछ टिश्यू देखने को मिलते हैं। इन टिश्यू को मैं क्या कहता हूँ? स्पोरोजीनस टिश्यू कहता हूँ। स्पोरोजीनस टिश्यू कहता हूँ। क्या ये बात क्लियर है? मैं आपको दिखा रहा हूँ यंग एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेम एज स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेटा यहाँ पर आपको कुछ और एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसे हम कनेक्टिव्स कहते हैं। कनेक्टिव्स का मतलब क्या है बेटा? ये वो पॉइंट है जहाँ एंथर, सॉरी, जहाँ फिलामेंट जुड़ा होता था, अटैच होता था क्या? फिलामेंट। और यहीं से बेटा क्या होगा? यहीं से फूड बेटा सप्लाई होगा, यहीं से क्या होगा? फूड सप्लाई होगा इस कनेक्टिव से। क्लियर है? ठीक है। तो आइए जरा उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं फिर से, जो हम देख रहे थे अभी। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले मुझे जो लेयर देखने को मिलेगी, सबसे पहले मुझे जो लेयर देखने को मिलेगी वो एपिडर्मिस होगी। फिर एपिडर्मिस के बाद मुझे जो लेयर देखने को मिलेगी वो एंडोथेलियम होगी। फिर उसके बाद 1 से 3 लेयर मिलकर बनी हुई जो लेयर वो देखने को मिलेगी, उसे हम मिडिल लेयर कहते हैं। और बेटा उस चौथी लेयर को हम कहते हैं मिडिल लेयर के बाद टैपिटम में लेयर देखने को मिलेगी। इस टैपिटम के अंदर बेटा स्पोरोजीनस टिश्यू भरा होगा। ये स्पोरोजीनस टिश्यू होता कैसा है? डेप्लॉइड होता है। कैसा होता है बेटा? ये स्पोरोजीनस शुरू में कैसा होता है? डेप्लॉइड होता है। अगर मैं बात करूं एंथर की बेटा, अगर मैं बात करूं एंथर की, तो बेटा उन्हीं एंथर में किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फिर से आपको दिखाता हूँ। जो 1 से 2 या 2 से 3 लेयर की मिलकर बनी हुई है, ये आपकी मिडिल लेयर है। बेटा इसी मिडिल लेयर में आपके पास पैराइटल सेल भी देखने को मिलती है, ठीक है। और इन बेटा स्पोरोजिनस, यहाँ पे क्या भरे हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में बेटा कैसा काम करने लगते हैं? ये स्पोरोजिनस टिश्यू बेटा बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसा काम करने लगते हैं। बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल ही बाद आगे चल के क्या बनाती है? स्पोर का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? तो ये जो बात है बेटा, ये अपनी यंग एंथर की बात कर रहा हूँ मैं। इधर की जो बात कर रहा हूँ वो बेटे मेरी यंग एंथर की बात, ये मेरे यंग एंथर की बात हो रही है। और ये जो बात हो रही है बेटा, ये मैच्योर एंथर की बात हो रही है। हम मैच्योर एंथर को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बेटा हम यंग एंथर को डिस्कस करेंगे कि यंग एंथर में हमें एक्चुअल में देखने को क्या क्या मिलेगा। तो यंग एंथर में अगर मैं बात करूँ मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा, तो बेटा यंग एंथर में सबसे पहले अपने को क्या देखने को मिला था?
एपिडर्मिस मिला था। यंग एंथर में अपने को सबसे पहले क्या देखने को मिला था? एपिडर्मिस मिला था। अब इस एपिडर्मिस का क्या फंक्शन है, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। तो बेटा एपिडर्मिस में फंक्शन की बात करूँ तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और किस नेचर की होती है? प्रोटेक्टिंग नेचर की होती है। प्रोटेक्टिंग नेचर के साथ साथ ये बनी किसकी होती है? तो बेटा ये बनी होती है पैरेंकाइमा टिश्यू की बनी होती है। आपके पास पूछा जा सकता है कि एपिडर्मिस जो होती है यंग एंथर की, बताइए किसकी बनी होती है? तो बेटा पैरेंकाइमा टिश्यू की बनी होती है। ये ग्रीन होती है तो बेटा मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या कहते हैं? सेलुलोज की बनी होती है। तो बेटा आपको ये याद रखना है सेलुलोज की नहीं, पैरेंकाइमा की बनी होती है। क्लियर है बात? ठीक है। अब मैं बात करूं बेटे किसकी? एंडोथीशियम की बात करता हूँ, सेकंड लेयर की। तो सेकंड लेयर कौन सी आपके पास? एंडोथीशियम लेयर है। ये एंडोथीशियम लेयर बेटा इनर होती है। किससे इनर होती है? एपिडर्मिस से जस्ट बाहर पाई जाती है। फिर ये लार्ज साइज की होती है। लार्ज साइज होने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा? ये कंपेयर कर रहा है एपिडर्मिस में। किसमें कंपेयर कर रहा है? एपिडर्मिस में। और बेटा एंडोथीशियम में कंपेयर कर रहा है। तो एपिडर्मिस के कंपेयर में एंडोथीशियम कैसी होती है? लार्ज साइज की होती है। और ये एंडोथीशियम बेटा बनी किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। क्या ये बात क्लियर है? एंडोथीशियम किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फिर अब अगर मैं बात करूं बेटे मिडिल लेयर की, किसकी बात करूं? अब अगर मैं बात करूं मिडिल लेयर की, तो मिडिल लेयर बेटा क्या करती है? मिडिल लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और किसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? ये मिडिल लेयर टैपेटम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं बेटे टैपेटम की, किसकी बात करूं? टैपेटम की मैं बात करूं तो टैपेटम की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसे बेटा मिडिल लेयर बचा के रखती है, मिडिल लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऐसा क्यों करती है बेटा? आइए वो जानते हैं हम। मिडिल लेयर हाँ क्यों ऐसा करती है वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। बेटा अगर मैं बात करूं टैपेटम की, तो टैपेटम कैसा होता है? टैपेटम बाइन्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? टैपेटम बेटा हमारा बाइन्यूक्लिएटेड होता है। बाइन्यूक्लिएटेड होने के साथ साथ बच्चा ये मल्टी सेलुलर भी होता है। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ बेटा ये डेंस साइटोप्लाज्म भी इसके पास होता है। अब सर बाई न्यूक्लिएटेड है, मल्टी सेलुलर है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये डेंस साइटोप्लाज्म रखता है। ऐसा क्यों करता है? इससे पहले जितनी लेयर हमने पढ़ी उसमें किसी में भी सर हमने ये नहीं देखा कि बाई न्यूक्लिएटेड है या मल्टी न्यूक्लिएटेड है या डेंस साइटोप्लाज्म रखता है। तो टैपेटम में क्या कोई खास बात होती है क्या जिससे ये बाइन्यूक्लिएटेड है या मल्टीन्यूक्लिएटेड हो जाता है और डेंस साइटोप्लाज्म रखता है? तो बेटे अगर मैं बात करूं टैपेटम में क्या खास बात होती है, तो टैपेटम बेटा मोस्ट एक्टिव होता है। कैसा होता है? मोस्ट एक्टिव होता है और इसके पास बेटा बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है, मतलब रिच ऑफ प्रोटीन होता है बेटा। ये प्रोटीन से भरा हुआ होता है, तो जिसकी वजह से बेटा क्या होता है? इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और बेटा जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है उसे काम भी ज्यादा करना पड़ता है, इसीलिए बेटा ये मोस्टली क्या होती है? एक्टिव होती है। तो बेटा ये काम क्या करती है? और बेटा ये काम करती है, प्रोवाइड करती है नरिशमेंट। नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करती है? डेवलपिंग पॉलन को। बेटा ये टैपेटम लेयर जो मैंने आपको दिखाया, बेटा ये वाली टैपेटम लेयर ये रही। ये टैपेटम लेयर बेटा इन डेवलपिंग पॉलन मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू को क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किससे नरिशमेंट प्रोवाइड करती है? स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और बेटा ये प्रोड्यूस करती है कैलोज एंजाइम को। किसको प्रोड्यूस करती है? कैलोज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है। फिर बेटा टैपेटम एक केमिकल को भी बनाती है जिस केमिकल का नाम है यूविस ग्रेन्यूल। क्या नाम है? जिस केमिकल का नाम है यूविस ग्रेन्यूल। और ये यूविस ग्रेन्यूल बेटा हेल्प करता है किसके लिए? एंजाइम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। फिर मैं बात करूं बेटे और टैपेटम क्या कर सकती है, तो टैपेटम प्रोड्यूस करती है पॉलन किट को। पॉलन किट क्या होता है सर वो बताइए। बेटा पॉलन किट बताता हूँ उससे पहले ये जान लो कि ज्यादातर पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के जरिए होता है। ठीक है सर, ज्यादातर पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के जरिए होता है, कि ये बात मानते हैं? तो बेटा ये पॉलन किट क्या होता है? एक स्लाइमी एक चिपचिपी स्टिकी बेटा मटेरियल होता है। स्लाइमी स्टिकी चिपचिपी मटेरियल का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉलन पर बेटा पॉलन ग्रेन पर ये स्लाइमी स्टिकी चिपचिपी मटेरियल क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट्स के पैर में पॉलन आसानी से चिपक जाते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बेटा आराम से इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, आराम से चले जाते हैं। तो बेटा ये क्या करती है? पॉलन किट को प्रोड्यूस करती है। ये पॉलन किट कैसा होता है? स्टिकी मटेरियल होता है और बेटा जो आराम से क्या करता है? इंसेक्ट के पैरों में चिपक के पॉलिनेशन को करता है। क्लियर है बात? तो ये बात हुई बेटे किसकी? हमारी यंग एंथर के लेयर की बात हुई कि यंग एंथर की लेयर चार टाइप की बनी होती है। पहली लेयर आपके पास एपिडर्मिस है, दूसरी लेयर एंडोथीशियम है, तीसरी लेयर टैपेटम है, तीसरी लेयर मिडिल लेयर है, चौथी लेयर टैपेटम है। अब बेटा हमने सारी चीजों को एक एक करके क्या कर लिया? बात कर लिया। आइए जरा वो भी देख लेते हैं
कि अब नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करना है। अगर मैं बात करूँ किसकी बेटे नेक्स्ट टॉपिक की, अगर मैं मेरे लाल बात करता हूँ किसकी नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक में अपने को क्या देखना है, आइए वो भी देखते हैं। तो ये बात हमने टैपिटम की हुई। अब टैपिटम के बाद क्या देखने को है बेटा, अब टैपिटम के बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, अब टैपिटम के बाद अपने को देखना होता है पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट को। पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट से मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बेटा अभी तक हमने बात की किसकी, सारी की सारी बेटा हमने बात कर ली जो कि हमारे पास लेयर यंग एंथर में। अब हम बात करें बेटा डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन की बात करता हूँ, तो डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन कितने स्टेप का प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन होता है जो होता है बेटा वो 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। 2 स्टेप का प्रोसेस का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जरा वो भी देख लेते हैं। 2 स्टेप का प्रोसेस से मतलब मेरा ये है, सॉरी, 2 स्टेप के प्रोसेस से मतलब मेरा ये है कि मेरा बेटा पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट 2 तरीके से होता है। 2 तरीके से बेटा, पहला तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पहला स्टेप है बेटा ये, और दूसरा स्टेप है मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, जरा आइए वो भी समझ लेते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से बेटा। अब मैं देखता हूँ पहला स्टेप क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को देख लेता हूँ, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अगर मैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करता हूँ तो बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को आइए एक बार देखते हैं। बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बेटा आपके पास जो यंग एंथर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू मैंने आपको याद दिलाया था। देख लीजिए बेटा एक बार फिर से, मैंने कहा था क्या कि यंग एंथर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं, ये यंग एंथर है आपका, ये रहा बेटा। इसके अंदर ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है या ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये काम करते हैं किसकी तरह, एमएमसी की तरह, मदर सेल की तरह बेटा। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करते हैं या पॉलन मदर सेल की तरह काम करते हैं। इन्हीं पॉलन मदर सेल में मियोसिस से बेटा अपने पास स्पोर का फॉर्मेशन होता है। आइए वो स्टेप देख लेते हैं क्या स्टेप होता है बेटा। अगर मैं बात करूं, देखते हैं। ठीक, मैंने कहा कि ये मेरा माइक्रोस्पोर है, इसके अंदर यहाँ पर माइक्रोस्पोर होगा। ये माइक्रोस्पोर कैसा काम करेगा, माइक्रोस्पोर टिश्यू है, ठीक है। अब ये कैसा काम करेगा वो भी देख लेते हैं। ये बेटा काम करता है एक्ट एक्ट एज पीएमसी या एमएमसी। पीएमसी का मतलब पॉलन मदर सेल, ठीक है। एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब मैं इस पर कराता हूँ क्या बेटे, इसकी एक सेल ले लेता हूँ। ये एक सेल मैंने ले लिया टिश्यू की, इस पर मैं करा दूं मियोसिस। क्या करा दूं, मियोसिस। जब मैं इस पर मियोसिस कराता हूँ तो मियोसिस के इस प्रोसेस से बेटा अपने पास 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। कितने, 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। इस 4 हैप्लॉइड सेल को, हैप्लॉइड सेल, इस 4 हैप्लॉइड सेल को मैं स्पोर टेट्राड कहता हूँ। स्पोर टेट्राड भी कहता हूँ, और ये अरेंज होती है टेट्राहाइड्रल पोजीशन पर, टेट्राहाइड्रल हाइड्रल पोजीशन।
ठीक, कैसी अरेंज होती है? टेट्राहेड्रल पोजीशन में। अब बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरी स्टेप 1 हुई और इसी मियोसिस के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी मियोसिस के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस कहते हैं, ठीक है? ये स्टेप 1 है। अब अगर मैं बात करूँ स्टेप 2 की, बेटा सेकंड स्टेप की मैं बात करूँ, तो जो मेरे पास ये 4 स्पोर टेट्राड बने थे, इन 4 स्पोर टेट्राड में से एक हैप्लॉइड सेल को मैं बाहर ले लेता हूँ। अब इस पर मैं कराता हूँ माइटोसिस। अब इस पर मैं क्या कराता हूँ? माइटोसिस। तो माइटोसिस के इस प्रोसेस से बेटा मेरे पास इस सेल के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा और ओव्यूल का साइज आपको पता होता है, ओव्यूल का साइज आपको बड़ा होता है, तो बड़ा होने की वजह से इसका न्यूक्लियस जो होता है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। न्यूक्लियस शिफ्ट डाउनवर्ड, ठीक है? और ये क्या है? ओव्यूल है, सॉरी वैक्यूल है, ठीक है? अब जब बेटा न्यूक्लियस डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, तो इसी न्यूक्लियस में बेटा आपके पास स्पिंडल बनेंगे, स्पिंडल फाइबर। यहीं पर क्या होंगे बेटा? आपके पास स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एसिमेट्रिकल स्पिंडल, ठीक है? अब जब एसिमेट्रिकल स्पिंडल होगा तो फिर से बेटा इससे उसके बाद क्या होगा बेटा? अनइक्वल अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। क्लियर है? यहीं से क्या हो जाएगा बेटा? अनइक्वल डिवीजन हो जाएगा साइटोप्लाज्म का। जो अपने पास स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा। क्लियर है बेटा? अपने पास इसके बाद कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? अपने पास इसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर बन के फॉर्म होगा। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टू स्टेज सेल। टू स्टेज सेल, और यही आपको क्या है? गैमेटोफाइट है। यही आपको क्या है बेटे? गैमेटोफाइट है। अब अगेन बेटा इस गैमेटोफाइट पे बेटा ये जो दो सेल बनी है, इस ऊपर वाली सेल को, जो बड़ी सेल आपकी दिख रही है, इस बड़ी सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और जो नीचे वाली सेल, छोटी सेल, इसको हम जनरेटिव सेल कहते हैं। ऊपर वाली बड़ी सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं और नीचे वाली छोटी सेल को हम बेटे जनरेटिव सेल कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? मैंने कहा ऊपर वाली सेल को हम बेटा वेजिटेटिव सेल कहते हैं और नीचे वाली सेल को हम जनरेटिव सेल कहते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब अगर ये बात क्लियर है तो बेटे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जरा वो भी देखते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बच्चा कि जो अपने पास ये वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है, अगेन मैं इस जनरेटिव सेल के अंदर, अगेन बेटा इस जनरेटिव सेल में मैं माइटोसिस कराता हूँ। इस जनरेटिव सेल में मैं माइटोसिस कराता हूँ तो मेरे पास बेटा एक ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है कुछ इस टाइप का। तो ये जो टू स्टेज सेल थी, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? थ्री स्टेज सेल में। ये जो टू स्टेज सेल थी मेरे पास, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें बेटा? थ्री स्टेज सेल में कन्वर्ट हो जाती है और इसी को कहते हैं बेटा मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, ठीक है बेटा? ये जो आपके पास है, ये जो सेल है वो, इन्हें आप गैमेट कहते हो। क्या कहते हो? गैमेट कहते हो। और ये आपकी वेजिटेटिव सेल है और ये आपकी जनरेटिव सेल है, ठीक है? और इन सेल के ऊपर अपने को कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। एक ऐसी लेयर देखने को मिलती है जिसे हम इंटाइन कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद एक और लेयर देखने को मिलती है जिसे हम एग्जाइम कहते हैं। अभी एंटाइन और एग्जाइम को मैं अच्छे से बताऊंगा बेटा। इसे क्या कहते हैं? एग्जाइम। ये हो गई एंजाइम आपकी, ये हो गई वेजिटेटिव सेल और ये है आपकी जनरेटिव सेल। ठीक है, चलिए। तो बेटा इसी को क्या कहते हैं? हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, या बेटा इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब आइए जरा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है पॉलन ग्रेन का। अगर मैं पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी बात करूं बेटे? अगर मैं पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक बार बेटा हम देखते हैं अच्छे से कैसा होता है। तो ये रहा आपके पास पॉलन ग्रेन। बेटा मैंने कहा क्या ये स्टेप वन है? ये स्टेप वन है आपके पास। ठीक है, इस पे बेटा क्या कह रहा है? ये पीएमसी सेल है, पॉली मदर सेल। इस पे आपने मियोसिस करा तो मियोसिस के इस प्रोसेस इसके पास 4 स्पोर टेट्राड बने। ठीक है, 4 स्पोर टेट्राड बने ये आपके पास। अब इन्हीं स्पोर टेट्राड में से एक स्पोर टेट्राड को बेटा मैंने बाहर कर लिया और इस पे माइटोसिस करा। तो माइटोसिस के ये देखो, इस माइटोसिस के प्रोसेस इसके बाद वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, फिर अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगा बेटा कहां पर? डाउनवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद बेटा जो स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगी वो स्ट्रक्चर आपके पास कैसी? बड़ी वाली सेल जो होगी वो आपके पास बेटा वेजिटेटिव सेल होगी और छोटी सेल जो होगी वो जनरेटिव सेल होगी। इसी जनरेटिव सेल में अगेन बेटा मैं माइटोसिस करा देता हूँ। माइटोसिस के इस प्रोसेस से मेरे पास जिसका फॉर्मेशन होता है उसे मैं क्या कहता हूँ? उसे बेटा मैं पॉलन ग्रेन कहता हूँ या मेल गैमेटोफाइट कहता हूँ। और पॉलन ग्रेन के सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे मैं बेटा क्या कहता हूँ? एग्जाइम कहता हूँ। उसके बाद जो लेयर अपने को देखने को मिलती है उसे हम एंटाइन कहते हैं। एग्जाइम सबसे बाहर होती है और एग्जाइम के बाद जो लेयर देखने को मिलती है वो एंटाइन होती है। एग्जाइम जो होती है वो आउटर होती है, आउटर होने के साथ साथ स्केप्चर्ड होती है। स्केप्चर्ड होने का मतलब बेटा इस पे क्या होता है? डिजाइन, ऐसी ऐसी डिजाइन पाई जाती है जिसे बेटा हम स्केप्चर्ड कहते हैं। ये एंटाइन जो होती है वो बेटा इनर वॉल होती है। इनर वॉल होने के साथ साथ स्मूथ और रेगुलर होती है। स्मूथ और रेगुलर होती है। ठीक है, स्मूथ होगी और रेगुलर होगी। फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब के अंदर बेटा आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ बेटा जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ अब वो जरा देखते हैं बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार हम एग्जाइम और एंटाइम के डिफरेंस की बात कर ले कि एग्जाइम में हमें क्या देखने को मिलता है और एंटाइम में हमें क्या देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ बेटे एग्जाइम की, तो एग्जाइम क्या होती है? अपनी आउटर लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर के साथ साथ बेटा ये कैसी होती है? स्कैप्चर्ड होती है। स्कैप्चर्ड होने का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या? डिजाइन इसके पास पाई जाएगी। और डिजाइन जब पाई जाएगी इसके पास तो बेटा आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा होगा तो इसके पास डिसकंटिन्यूटी होगी बेटा। ये लगातार नहीं फैली होगी। देखो धीरे धीरे ये डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ से ब्रेक हुई, फिर उसके बाद यहाँ से फिर फॉर्म हुई, फिर ब्रेक हुई, फिर फॉर्म हुई। तो बेटा इसके पास क्या है? डिसकंटिन्यूटी है, मतलब ये रेगुलर नहीं होती। तो एग्जाइम क्या होती है बेटा? आपके पास डिसकंटिन्यूअस होती है। अगर मैं बात करूं एंटाइम की तो ये इनर होती है। किससे? एग्जाइम से इनर होती है। उसके बाद बेटा ये स्मूथ होती है और कंटिन्यूअस होती है। फिर अगर मैं बात करूं बेटा एग्जाइम बनी किसकी होती है, तो एग्जाइम बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है बेटा? एक तरह का केमिकल होता है, बायोकेमिकल होता है जो रेजिस्टेंस करता है। किसके लिए बेटा? जो रेजिस्टेंस करता है एल्कलाई के लिए, एसिड के लिए, एंजाइम्स के लिए और टेम्परेचर के लिए। बेटा मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पे एल्कलाइन मटेरियल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही कोई एंजाइम्स का इफेक्ट होता है और ना ही टेम्परेचर का कोई इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। और बेटा मैं बात करूं इंटाइन की, तो इंटाइन में किससे बनी होती है? इंटाइन बनी होती है बेटा सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। फिर बात करूं बेटा एग्जाइम की मैं, तो एग्जाइम किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन होती है। स्पोरोपोलिनिन बेटा एक तरह का क्या होता है? लिपिड होता है। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? एक तरीके का लिपिड होता है जिसे बेटा हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जिसे क्या नहीं कर सकते? डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बेटा पॉलन को स्टोर किया जा सकता है। किसके फॉर्म में? फॉसिल के फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। और अगर मैं बात करूं बेटा इंटाइन की, तो इंटाइन क्या फॉर्म करती है? इंटाइन फॉर्म करती है पॉलन ट्यूब की। और ये बनी किससे होती है? ये बनती है बेटा वेजिटेटिव सेल से। किससे बनी होती है? वेजिटेटिव सेल से बनी होती है। अब अगर एग्जाइम की मैं बात करूं तो बेटा एग्जाइम प्रोड्यूस होती है टैपिटम से, जिसकी वजह से इसका नेचर कैसा होता है? स्पोरोफिटिक नेचर का होता है। ये स्पोरोफाइट नेचर का होता है। मतलब ये बेटा 2n टाइप की होती है, डिप्लॉयड टाइप की होती है। और बेटा अभी अभी आपने देखा कि बेटा इंटाइन बनी होती है वेजिटेटिव सेल से। वेजिटेटिव सेल आपका कैसा होता है? गैमेटोफाइट नेचर का होता है बेटा,
जिसकी वजह से ये कैसी होती है, एन टाइप की होती है या हैप्लॉइड होती है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब अगर ये बात क्लियर है तो एक बार बेटा हम जरा सा डिफरेंस देख लेते हैं किसके बारे में, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बारे में भी डिफरेंस देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव सेल की, तो वेजिटेटिव सेल क्या होता है बेटा, वेजिटेटिव सेल जनरली आपकी कैसी होती है, लार्ज होती है। कैसी होती है बेटा, वेजिटेटिव सेल आपकी जनरली लार्ज साइज की होती है। और अगर जब बात करूं बेटा जनरेटिव सेल की, तो कौन सी साइज में होती है, ये स्मॉल साइज की होती है। फिर उसके बाद वेजिटेटिव सेल और क्या कर सकती है, वेजिटेटिव सेल बेटा क्या करती है, फूड को रिजर्व करती है, फूड मटेरियल को क्या करती है, वेजिटेटिव सेल रिजर्व करती है। और बेटा मैं बात करूं रोल की इसके, तो ये फॉर्म करती है पॉलन ट्यूब को। वेजिटेटिव सेल के मैं रोल की बात करूं तो ये फॉर्म करती है पॉलन ट्यूब की। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं जनरेटिव सेल के रोल की, तो जनरेटिव सेल क्या करती है बेटा, ये माइटोसिस करती है। क्या करती है, माइटोसिस करती है। माइटोसिस के इस प्रोसेस से ये दो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। फिर इसकी सेल कैसी होती है, जनरेटिव सेल की, जनरेटिव सेल की सेल जो होती है वो स्पिंडल शेप की होती है। क्लियर है, जनरेटिव सेल की जो सेल होती है वो कैसी होती है, स्पिंडल शेप की होती है। और अगर मैं वेजिटेटिव के न्यूक्लियस की बात करूं तो इरेगुलर शेप का होता है। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो होता है कैसा होता है, इरेगुलर शेप का होता है। अब बेटा हम इन दोनों सेल के बीच में क्या कॉमन है एक बार वो भी देख लेते हैं, क्या सिमिलरिटीज पाई जाती है इन दोनों सेल में, क्या ऐसी कोई सिमिलरिटीज है जो दोनों सेल में पाई जाती है। तो आइए वो भी देख लेते हैं कि क्या सिमिलरिटीज हैं जो इन दोनों सेल के बीच में पाई जाती है। बेटा ये दोनों सेल कैसी होंगी, ये दोनों सेल स्पोरोफिटिक नेचर की होंगी। कैसी होंगी बेटा, सॉरी ये दोनों सेल कैसी होंगी बेटा, हैप्लॉइड होंगी। दोनों सेल कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। और इन दोनों सेल के बीच में जो भी बेटा जेनेटिक मटेरियल होगा, दोनों में जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, सेम होगा। और ये बेटा दोनों सेल कैसे होंगे, गैमेटोफाइट नेचर की होंगी या गैमेटोफाइट स्टेज की होंगी। मैंने कहा इनके बीच में सिमिलरिटीज कैसी होंगी, तो बेटा चाहे आपकी वेजिटेटिव हो चाहे आपकी जनरेटिव हो, दोनों तरह की सेल आपकी हैप्लॉइड होंगी, दोनों तरह की सेल आपके गैमेटोफाइट स्टेज में फॉर्म होती है। क्लियर है। फिर बेटा इनके बीच में जो भी जेनेटिक मटेरियल रहेगा, दोनों जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे, सेम सेम होंगे, चाहे वो वेजिटेटिव सेल की बात हो चाहे वो जनरेटिव सेल की बात हो। अब बेटा मैं बात करूं यंग एंथर और मैच्योर एंथर में, वो भी देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है यंग एंथर में और मैच्योर एंथर में। अगर मैं बात करता हूं यंग एंथर की, तो बेटा यंग एंथर की मैं बात करूं तो उसमें मुझे देखने को मिलता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मुझे यंग एंथर में देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ बेटा इसी के साथ मुझे 4 लेयर भी देखने को मिलते हैं। वो 4 लेयर कौन कौन सी होती थी बेटा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और कैपिटल। ये 4 लेयर मुझे कहां पे देखने को मिलती थी, यंग एंथर के बीच में मुझे ये 4 लेयर देखने को मिलती थी। अब अगर मैं मैच्योर एंथर की बात करूं तो मैच्योर एंथर के पास भी बेटा मेरे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। लेकिन लेयर की बात करूं तो लेयर बेटा यहाँ पर 4 ना होके यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 ही लेयर देखने को मिलती है। बेटा वो लेयर कौन कौन सी है, वो लेयर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है और एंडोथीसियम है। बाकी बेटा टेपिटम और मिडिल लेयर डीजेनरेट हो जाती है। दो लेयर क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है बेटा। 2 लेयर क्या हो जाती है, अभी खत्म हो जाती है, टूट जाती है। और बेटा जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं, 60% एंजियोस्पर्म बेटा पॉलिनेशन अकर करते हैं किस स्टेज में बेटा, ये 2 स्टेज में, सेकंड सेल स्टेज में ही, सेकंड सेल स्टेज में ही क्या कर देते हैं, पॉलिनेशन अकर करते हैं। सेकंड सेल स्टेज में ही पॉलिनेशन को करते हैं। और बेटा 40% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो 3 सेल स्टेज में अपने पॉलिनेशन को करते हैं। और अगर 60% की मैं बात करूं तो इनमें क्या थर्ड सेल स्टेज नहीं बनता, तो बेटा इनमें थर्ड सेल स्टेज बनता है। लेकिन जब ये पॉलन स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं, जब ये पॉलन किस पर बेटा, स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं, तब यहाँ पर बेटा ये थर्ड सेल स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलिन ग्रेन में बेटा थर्ड सेल स्टेज का फॉर्मेशन में नहीं होता, उससे पहले ही बेटा ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन को कर देते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेटे कुछ एनसीईआरटी के डाटा अपने पास दिए हुए एक्स्ट्रा डाटा है जो थोड़ी थोड़ी बेटा आपकी एनसीईआरटी ने डिस्कस की है, आइए जरा उसे भी देख लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा डाटा में। बेटा मैं कहता हूं कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो पॉलन ग्रेन आपको बेटा पॉलन एलर्जी भी कर सकते हैं। पॉलन एलर्जी का क्या मतलब है बेटा, पॉलन एलर्जी का मतलब ये है कि जो पॉलन ग्रेन है वो आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होने के साथ साथ बेटा ये विंड में क्या कर सकते हैं, पॉलिनेट कर सकते हैं। कहाँ पे पॉलिनेट कर सकते हैं, विंड में पॉलिनेट कर सकते हैं। तो मतलब बेटा ये एयर के साथ
ये एयर के साथ एंट्री कर जाते हैं। कहाँ पे एंट्री करते हैं बेटा? रेस्पिरेटरी ट्रैक में। और ये कॉज करते हैं क्या? अस्थमा को कॉज कर देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा जो आपके पॉलन ग्रेन होते हैं वो बेटा बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं। और कुछ पॉलन ऐसे भी होते हैं जो हवा के साथ पॉलिनेशन को कर सकते हैं। तो बेटा वो हवा के साथ पॉलिनेशन जब कर सकते हैं तो उन्हीं एयर के साथ वो हमारे लंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंट्री कर जाते हैं। और बेटा हमें अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों को करते हैं हमारे शरीर के अंदर। जैसे एक इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है पार्थेनियम। बेटा पार्थेनियम को हम क्या कहते हैं? पार्थेनियम को हम कैरेट ग्रास भी कह सकते हैं। इसका एक एग्जांपल क्या था बेटा? पार्थेनियम। और पार्थेनियम को हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। अब ये पार्थेनियम और कैरेट ग्रास आया कहाँ से? क्या ये हमारी इंडिया का ही स्पीसीज है कोई प्लांट का? तो बेटा नहीं, ये स्पीसीज आपकी वीड्स है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटे कि ये कहाँ से आई है? ये यूएसए से आई है। यूएसए से जब हम बेटा 1947 में वीड्स को मंगा रहे थे, गेहूं को मंगा रहे थे, तो उस गेहूं के साथ ये पार्थेनियम बेटा हमारे साथ आया था। और इस समय बेटा ऑल ओवर इंडिया में पूरी तरीके से ये फैल चुका है, जिससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो बेटा ये आया कहाँ से है? ये आया है यूएसए से। यूएसए के साथ बेटा 1947 में आया, जब हम उसके साथ क्या मंगा रहे थे? वीट मंगा रहे थे। और अभी इस वक्त बेटा ये यूबिक्विटस हो चुका है। यूबिक्विटस का मतलब फैल चुका है पूरे भारत में बेटा, ऑल ओवर इंडिया में फैल चुका है। तो ये आपके पास पार्थेनियम का स्ट्रक्चर है। आपने बेटा अपने घरों के आसपास अक्सर देखा होगा, या गेहूं के खेत में इसे अक्सर बेटा निकले हुए देखा होगा। और जो ये फ्लावर्स छोटे से ये व्हाइट कलर के फ्लावर दिख रहे हैं बेटा, यही सब पॉलन निकलते हैं यहाँ। और बेटा इसके बाद ये हमारे नाक में जाने के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारे लंग्स में पहुंचते हैं। लंग्स में बेटा पहुंचने के बाद हमें अस्थमा जैसी बीमारियों का कारण करते हैं। ठीक है। तो ये हुआ बेटा किसकी? हमारी पॉलन एलर्जी की बात। अब दूसरा क्या है वो भी देख लेते हैं। बेटा दूसरा अपने पास है पॉलन एज अ फूड मटेरियल या पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट। बेटा कुछ कंट्री होती हैं जो पॉलन को फूड मटेरियल या फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज कर सकती हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्री है बेटा, पॉलन को कैसे यूज करती है? फूड मटेरियल की तरह भी यूज कर लेती है और फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज कर लेती है। किस फॉर्म में फूड मटेरियल या फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज करती है? बेटा ये टैबलेट के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में। किस फॉर्म में? टैबलेट के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में बेटा क्या करती है? ये यूज करते हैं फूड मटेरियल को। और बेटा इनका मानना है कि ये गुड होते हैं किसके लिए? हॉर्सेस के लिए। और बेटा एथलीट्स के लिए ये गुड होते हैं। तो ये आपकी बेटा पॉलन टैबलेट है, और ये आपका पॉलन सिरप है। क्या ये बात क्लियर है? बी पॉलन आपकी बेटा पॉलन टैबलेट होती है, ये बेटा हॉर्सेस को दी जाती है, या कुछ एथलीट्स होते हैं ये वो भी लेते हैं। और ये आपका पॉलन सिरप है। इन पॉलन सिरप को बेटा एथलीट्स को दिया जाता है या हॉर्सेस को दिया जाता है, अच्छी खासी रेस मेंटेन करने के लिए, अच्छी खासी स्टेमिना को बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक अपने पास पॉलन वाइबिलिटी। पॉलन वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पॉलन जो होता है वो कितनी देर तक वाइबल होगा, कितनी देर तक पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखता है, इसे हम बेटा पॉलन वाइबिलिटी कहते हैं। अगर मैं बात करूं पॉलन वाइबिलिटी की, तो बेटा ये मतलब क्या होता है इसका? ये होता है बेटा मैक्सिमम टाइम अप टू विच पॉलन फॉर्म पॉलन ट्यूब। ये बेटा वो ज्यादा से ज्यादा टाइम होता है जो क्या करता है? पॉलन फॉर्म कर सके पॉलन ट्यूब का। जैसे बेटा अपने पास कुछ फैमिलीज हैं, रोजासई या सोलेनेसी या फेबिएसी। आपने इन फैमिलीज का नाम सुना होगा बेटा। इनमें पॉलन वाइबिलिटी बहुत लंबी होती है, 2 से 3 वीक्स की हो जाती है बेटा। 2 से 3 वीक की पॉलन वाइबिलिटी होती है। मतलब ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करने की कैपेसिटी कब तक की रखते हैं? 1 से 2 वीक की या 2 से 3 वीक तक कैपेसिटी रखते हैं पॉलन ट्यूब फॉर्म करने की। पर कुछ ऐसे भी प्लांट अपने पास होते हैं जिनमें बेटा पॉलन वाइबिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे पैडी है। पैडी में क्या कहना चाह रहा हूँ? पैडी मेरा राइस से मतलब है बेटा। पैडी मतलब मैं राइस की बात करना चाह रहा हूँ। और बेटा वीट है अपने पास। पैडी और वीट है, इनकी पॉलन वाइबिलिटी बहुत शॉर्ट होती है बेटा, लगभग 1 से 2 घंटे तक की इनकी पॉलन वाइबिलिटी होती है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब बेटा लास्ट टॉपिक की मैं बात करूँ तो लास्ट टॉपिक में अपने पास है क्या? पॉलन को हम स्टोर कर सकते हैं बेटा। स्टोर कहाँ पे करते हैं बेटा? पॉलन को हम स्टोर करते हैं पॉलन बैंक में। किसी भी चीज को हमें स्टोर करना है तो उसका बैंक बनाया जाता है। जैसे बेटे हमें ब्लड को स्टोर करना है तो ब्लड को स्टोर करने के लिए हमें ब्लड ब्लड बैंक बनाना है। हमें मनी को स्टोर करना है तो हमें मनी के लिए भी उसके लिए भी बैंक बनाना होता है बेटे। उसी तरह हमें अगर पॉलन को स्टोर करना है तो पॉलन के लिए भी अपने पास बेटा क्या होगा? पॉलन बैंक होगा। पॉलन को स्टोर कहाँ पे करोगे? पॉलन बैंक में। बेटा पॉलन को जब आप स्टोर करते हो तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हो बेटा? 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप क्या करते हो? पॉलन को स्टोर करते हो।
किसमें स्टोर करते हो? लिक्विड नाइट्रोजन में बेटा आप पॉलन को स्टोर करते हो। और ये स्टोर करने का मेन रीजन होता क्या है? तो बेटा मैं बात करता हूँ, पॉलन को स्टोर करने का मेन रीजन होता है ब्रीडिंग के लिए, कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो बेटा हम दूसरे प्लांट के साथ इसकी ब्रीडिंग करा सकते हैं, इसकी वजह से हम पॉलन को बढ़ाएं। तो बेटा ये हुई थी अपनी कंप्लीट स्टडी एंथर और फिलामेंट के बारे में। अब बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल की, और इसी के साथ साथ बेटा पॉलिनेशन की बात कर लेंगे, और अगर वक्त रहा तो पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात कर लेंगे। तो आज के टॉपिक पे बेटा हमने खत्म किया स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन को। और आप बेटा इस लेक्चर को देखने के बाद एनसीईआरटी को पढ़िएगा, तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बेटा आपको यहाँ से मैच करके हुए मिल जाएगी, और कहीं पर भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि मैंने कोई टॉपिक को, मैंने किसी चीज को छोड़ा है। तो बेटा हर चीज को हम बहुत जबरदस्त तरीके से कवर करेंगे, हर चीज को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से कवर करेंगे, और हर चीज को स्पेसिफिक टाइम देके हम कवर अप करने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल घबराना नहीं बेटा, हम 90 दिनों में पूरी की पूरी बायोलॉजी, पूरी की पूरी जूलॉजी को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, बिल्कुल इजी तरीके से, और बेटा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से। तो ये थी आज की लेक्चर की बात। बेटा मैं इसी के साथ साथ आपको डीपीपीज भी अभी लिंक में दे दूंगा, और साथ ही साथ बेटा इस लेक्चर की नोट को भी लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेटा तब तक आप पढ़ते रहें और अच्छे से ध्यान रखते रहें, और बेटा बिल्कुल अपना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे की डिस्कस